तो कहते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी मुझे मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं करूँ ये गलत बात है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ALP CBT 2 के लिए, जो कि आप लोगों के सामने टारगेट होगा 2 मई और 6 मई के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में क्वार्टरली क्लासेस का जो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्वार्टरली क्लासेस से जो आप लोग को देखेंगे, आप लोगों के लिए पूरे के पूरे ALP CBT 2 के साथ साथ CBT 1 के लिए काफ़ी अच्छे से स्टूडेंट्स थे। और अभी अभी आप लोग जस्ट आप लोग वहाँ से क्लास करके आ रहे होंगे हमारे चैनल को विजिट करने के लिए। तो चलिए, हमारे पास क्वार्टरली क्लासेस का जो एक बहुत ही फ्रूटफुल आप लोग बीच नोट्स प्रोवाइड किए हमारे सर ने, तो उन्हीं को मैं आप लोगों के बीच रिवीजन करवा देता हूँ, जो आप लोगों के लिए कम समय में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये PDF अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का नॉलेज को बूस्टअप करूँगा, और इसमें मैं बहुत सारे नॉलेज को भी इंक्लूड करूँगा। तो देखते रहिएगा, केवल आप क्लास अगर कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत सारे नॉलेज बूस्टअप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। देखिए, पहला लिख रहा प्रतिवर्ती धारा सिद्धांत AC सर्किट के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं बातें करना चाहता हूँ AC सर्किट के बारे में। सबसे पहले याद रखिए, AC सर्किट का जो डायग्राम होता है, देखिए साइनोसाइडल वेव होता है। क्या होता है? ये साइनोसाइडल वेव होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एक, इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है। क्वेश्चन आएगा कि AC थ्योरी में कुल पूर्ण चार्ज कितना होता है। तो फ्रेंड याद रखिए, कुल जो चार्ज होता है यानी एंगल जो होता है वह 360 डिग्री होता है। क्लियर है? और इसका जो वेव होता है उसे बोलते हैं साइनोसाइडल वेव बोलते हैं, यानी सैन वेव होता है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हम लोग सैन वेव क्यों बनते हैं? क्योंकि देखिए, ये धीरे धीरे ही आप लोग का अप एंड डाउन होता है। क्लियर है? और ये जो इसका जो वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट जाता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ये किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसमें जो एंगल जो बनता है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसमें ये जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री। ये जो एंगल पूरा जाता है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री बोलते हैं। चलिए, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोग को जो क्वेश्चन है याद रखिएगा सैन वेव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सैन वेव्स का जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है वोल्टेज के बारे में। तो VT का जो समीकरण होता है आप लोग याद के लिए V मैक्सिमम होता है। क्या लेते हैं? V मैक्सिमम लेते हैं, फिर साइन ओमेगा टी लेते हैं, साइन ओमेगा टी लेते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा ओमेगा, तो ओमेगा का जो फार्मूला हम लोग लेते हैं 2 पाई लेते हैं। क्या लिखते हैं? 2 पाई, फिर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ से देखिए ये VM हो गया। क्या हो गया? ये VM हो गया। तो मैं बातें करना चाहता हूँ V मैक्सिमम का वैल्यू अगर आप लोग निकालते हैं, यहाँ पे 3-4 फॉर्म में निकालने सिखाऊंगा आप लोग का। देखिए, आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से वैल्यू मैं जो सिखा रहा हूँ ध्यान से देखिए। एक होता है पीक वैल्यू, PEA के, तो एक होता है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? देखिए, पीक वैल्यू अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए वोल्टेज जो होता है यानी VM एंड IM इसको बोलते हैं। इस टाइप से हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू को। क्लियर है? VM या वोल्टेज M बोलेंगे या फिर करंट M बोलेंगे, मैक्सिमम को बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक निकालना पड़ता है वोल्टेज RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो VM आप लोग का होता है नहीं, यानी कि पीक वैल्यू को √2 टाइम्स से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग को भी जो वैल्यू आएगा याद रखिएगा 0.707 आएगा, 0.707 आएगा। और ये याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब किसका आएगा? वोल्टेज VM का आएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछता है आप लोग का। चलिए, अब इसके साथ साथ आप लोग को देखिए, मैं अब क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रेरकीय प्रतिघात, इसे हम लोग देखिए एक्सल, ये जो एक्सल होता है इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। L है ना, तो L को बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है आप लोग देख सकते हैं ओमेगा L बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा L। और ओमेगा का हम लोग फार्मूला क्या मैं बताया था? 2 पाई F बोलते हैं, यहाँ पे L ले लेंगे। क्लियर है? जहाँ F4 फ्रीक्वेंसी होता है, L4 होता है, L4 होता है इंडक्टेंस। याद रखिए, चलिए इंडक्टेंस की बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। क्या होता है? ये यूनिट ओम होता है। अब देखिए, इंडक्टेंस को आप लोग इस टाइप से शो करते हैं। तो चाहे वो इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन हो, चाहे सेल्फ इंडक्शन हो, या फिर इंडक्टेंस हो, तो ये सब सारे का यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। इस चीज़ को याद रखें। इसका जो ऐसे मात्रा होता है वो हेनरी होता है। लेकिन एक्सल की बात करना चाहते हैं यानी फिर इंडक्टिव इंडक्टेंस का बात करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ओम होता है। वही आप लोग इंडक्टिव कैपेसिटेंस की बात करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC होता है, 1/2 पाई FC होता है। F4 फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए आप लोग का पीक वैल्यू, तो ऑलमोस्टली अभी आप लोगों को पीक वैल्यू का फॉर्मूला मैं बताऊं क्या होता है? शिखर वैल्यू का अधिकतम मान बटा RMS वैल्यू होता है। क्लियर है? अब इसका वैल्यू, तो पीक वैल्यू का जो वैल्यू होता है आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पीक वैल्यू का जो वैल्यू होता है यानी कि इसका वैल्यू निकाले तो 1.414 होता है। क्लियर है? वही फॉर्म फैक्टर। तो देखिए, फॉर्म फैक्टर को मैं अभी जस्ट आप लोग को याद करवा देता हूँ फॉर्मूला।
सबसे पहले FORM अगर आप लोग लिखते हैं, देखिए FORM अगर लिखते हैं तो लास्ट में फोकस कीजिए, आप लोग क्या लिखें RM, तो याद रखिएगा RMS वैल्यू, देखिए यानी कि लिखिएगा RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू अगर आप लोग लिखते हैं तो ये आप लोग का फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। तो ये होता है फार्मूला। बातें करना चाहते हैं इसका वैल्यू का, तो सबसे पहले देखिए इसका वैल्यू दो रूप में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का आता है साइन के वेब में, तो देखिए साइन का जो वैल्यू होता है वो 1.1 होता है, क्लियर है। वही स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर के बोलेगा, चाहे स्क्वायर की बातें करना चाहते हैं या रेक्टेंगुलर की बातें करना चाहते हैं तो इसका वैल्यू इसका 1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ काफ़ी अच्छे से AC का फुल फॉर्म, देखिए अल्टरनेटिंग करंट का जो फुल फॉर्म यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्म फैक्टर होता है जो FORM बताया वो होता है 1.11 होता है। क्या होता है 1.11 होता है। वही DC का फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स 1 होता है। वही अगर आप लोग को बोलेगा स्क्वायर वेव का कितना होता है तो स्क्वायर वेव बोले या फिर आयताकार बोले, देखिए या फिर स्क्वायर वेव बोले या फिर आयताकार बोले, ये दोनों को अगर बोलता है तो फ्रेंड्स याद रखिए दोनों का क्या होता है तो 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए ये आप लोग को मैं पूरे यहाँ तक बताने का प्रयास किया। चलिए अब नेक्स्ट देखता हूँ, अगला आप लोग के बीच क्या आ गया, शक्ति पावर। तो देखिए पावर से भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा पावर के बारे में। एक होता है 1 फेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है 3 फेज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है अपरेंट पावर, क्लियर है। तो सबसे पहले पावर फैक्टर अगर निकालते हैं तो देखिए एक्टिव पावर, सबसे पहले एक्टिव पावर को A से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो एक्टिव पावर में एक्टिव पावर को हम लोग एक्टिव पावर को लोग P से डिनोट करते हैं, सॉरी, तो एक्टिव पावर को लोग P से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं VI cos फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं VI cos फाई लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग फार्मूला याद कर लिए, VI cos फाई लिखते हैं। ये होता है 1 फेज के लिए, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं 3 फेज के लिए, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो 3 फेज के लिए इसका जो फार्मूला होता है यानी कि P के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखिए √3, देखिए √3 कर देंगे VL यानी कि लीड, सॉरी VL करेंगे, फिर IL करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखते हैं cos थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं cos थीटा लिखते हैं। इसके साथ साथ देखिए आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ भाई √3 VL IL cos थीटा, या फिर भी फेज के लिए भी लिख सकते हैं, चाहे लोड के लिए भी लिखे या शायद आप लोग लाइन के लिए भी लिख सकते हैं या फिर फेज के लिए, दोनों आप लोग का इसी फॉर्म में होता है, क्लियर है। चलिए उसी के साथ साथ देखिए इसका पावर सबसे इंपॉर्टेंस होता है, तो याद रखिए इसका जो पावर होता है वो वाट होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए वही बातें करना चाहते हैं रिएक्टिव का, तो रिएक्टिव को हम लोग बोलते हैं सबसे पहले R से डिनोटेड करते हैं। तो रिएक्टिव, तो याद रखिए 1 फेज के बारे में बात करना चाहते हैं, देखिए 1 फेज के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो 1 फेज का अगर आप लोग रिएक्टिव पावर बोलता है जिसे Q से डिनोट करते हैं, तो उसके लिए अगर फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं तो VI क्या लिखिएगा VI लिखिएगा, फिर साइन थीटा लिखिएगा, क्या लिखिएगा VI साइन थीटा लिखिएगा। वही बातें करना चाहते हैं इसका हम लोग रिएक्टिव के बारे में जो कि 3 फेज का, तो ऑलमोस्टली आप लोग का 3 फेज वाला लिखा हुआ PDF में। तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए √3 लाइन वोल्टेज, फिर करंट वोल्टेज, फिर साइन थीटा, या फिर फेज वोल्टेज, या फिर फेज करंट इंटू साइन थीटा होता है। इस टाइप से आप लोग को करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसका यूनिट को आप लोग को याद करना पड़ेगा, तो देखिए वोल्ट एम्पियर री MeV होता है, वोल्ट एम्पियर री MeV होता है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं अपरेंट शक्ति का जिसे बोलते हैं S। तो सबसे पहले अगर हम लोग 1 फेज की बातें करना चाहते हैं तो 1 फेज में S का जो फार्मूला होता है केवल और केवल VI लिखते हैं, क्या लिखते हैं VI। लेकिन वही बातें करना चाहते हैं 3 फेज के लिए, तो इसमें हम लोग √3 कर देते हैं, चाहे आप लोग को लाइन वोल्टेज के लिए लिखना हो या फिर करंट वोल्टेज, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर √3 आप लोग को फेज वोल्टेज लिख सकते हैं या फिर फेज करंट लिख सकते हैं। ये होता है फार्मूला। और इसका यूनिट अगर बातें करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका यूनिट होता है एम्पियर होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा क्लियर होगा, और यहाँ से आप लोग का 2-3 नंबर आप लोग का एग्जाम के लिए बन चुका है, क्लियर है। तो देखिए सारी चीज़ को मैं जो भी है आप लोग के बीच में पूरे के कर रहा हूँ, इस टाइप से पूरे क्लास कराऊंगा। अब देखिए बातें करना चाहते हैं शक्ति गुणांक को, सबसे पहले इसको लोग cos थीटा कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ शक्ति गुणांक होता क्या है। तो देखिए ये जो होता है आप लोग का द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, इसी को बोलते हैं cos थीटा, यानी कि शक्ति यानी कि फेज फैक्टर बोलते हैं, क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं क्या होता है R/Z होता है, R/Z होता है। अब याद रखिए इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर आप लोग को इसका बोले अधिकतम वैल्यू कितना तो 1, न्यूनतम वैल्यू बोलेंगे तो 0 होता है, क्लियर है। चलिए अब देखिए शक्ति गुणांक के बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा है, इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसमें देखिए सबसे पहला इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें लिख रहा है इकाई में क्या होता है प्रतिरोध भार होता है, वही शून्य पश्चगामी के लिए इंडक्टिव भार होता है और शून्य अग्रगामी के लिए संधारित भार होता है, क्लियर है। यानी कि देखिए इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके लिए आप लोग को देखिए आप लोग को पश्चगामी या जिसे हम लोग बोलते हैं लैगिंग, तो लैगिंग किस में करेगा तो इंडक्टेंस में करेगा, और लीडिंग किस में करेगा तो कैपेसिटिव में करेगा,
क्लियर। इस टाइप से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आके हम लोग रेजोनेंस। सबसे पहले याद रखिएगा रेजोनेंस होता क्या। तो देखिए जब आप लोग का इंडक्टिव कैपेसिटेंस और इसमें रिएक्ट ये आप लोग का अगर इक्वल होता है तो इससे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। दोनों अगर इक्वल होता है तो इससे हम लोग बोलते हैं फिर रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर है, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात आपस में इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस। अब देखिए इस कंडीशन में अगर आप लोग फार्मूला याद करते हैं तो इसका रेजोनेंस का फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC लिखते हैं, 1/LC लिखते हैं। क्लियर, जहाँ L फोर इंडक्टिव, C4 कैपेसिटेंस होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर देखिएगा तो इस टाइप से सेम का सेम लिख दिए हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन होता है, जब भी पढ़िएगा तो इसमें आप लोगों को दो कंडीशन पढ़ना, वो दोनों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर रेजोनेंस का यहाँ से दो क्वेश्चन आता है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं ये रेजोनेंस लिखा हूँ, ये दो पार्ट्स में होता है, एक होता है सीरीज के फैक्टर में, एक होता है पैरेलल के फैक्टर में। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों को श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा समांतर क्रम के बारे में। तो देखिए श्रेणी के बारे में बातें करना चाहते हैं तो इसमें याद रखिएगा जो जेड का वैल्यू होता है, यानी कि इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं। देखिए इसमें करंट जो होता है, करंट आप लोग का बढ़ता है। करंट क्या होता है, ये बढ़ता है किसमें, सीरीज में। और साथ में इसका कॉस यानी कि इसका कॉस फाइव बोलते हैं। कॉस फाइव यानी पीक वैल्यू का जो होता है वह 1 होता है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। वही समांतर क्रम में बात करना चाहते हैं तो इसका जेड का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। वही करंट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। बाकी कॉस फाइव यानी कि कॉस फाइव यानी बोले तो शक्ति गुणांक का जो वैल्यू यानी पीक फैक्टर का वैल्यू रहता है वह यूनिटी रहता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑलमोस्टली यहाँ पे लिखा भी है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले अनुनाद की स्थिति में देखिए दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी XL माइनस XC इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जेड बराबर क्या होता है, R होता है, यानी कि इंडक्टेंस बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है। अब देखिए इसका शक्ति गुणांक के बारे में जस्ट अभी मैं आप लोग को बताया था। तो शक्ति गुणांक यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वह इकाई होता है, दोनों में, सीरीज में भी होता है और पैरेलल में भी होता है। क्लियर है। देखिए अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा यानी आई, मैं अभी जस्ट आप लोग बताया था। आई का अगर कंडीशन देखते हैं तो आई के कंडीशन में अगर आप लोग देखिएगा तो ये प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिबाधा न्यूनतम होता है, धारा क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए अनुनाद को वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिंपल में याद रखें इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद आवृत्ति से पहले परिपथ कैपेसिटिव परिपथ की भांति, अनुनाद आवृत्ति के बाद प्रेरकीय पदार्थ की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे आप लोग को इतना मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है। चलिए और हम लोग इसी में फ्रेंड्स आप लोगों का कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी आता है, ऑलमोस्टली कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड का आता है, तो उसको मैं एक जगह पे मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप लोग को लिख देगा बाई चांस ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू लिख देगा 170 लिख देगा। फिर आप लोग यहाँ पे लिखेगा सैन, और यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए कि आप लोग लिख देता, यहाँ पे लिख देता 77 वोल्ट लिख देता। अब यहाँ से आप लोग को बोलेगा वोल्टेज मैक्सिमम निकालने बोले, तो वोल्टेज मैक्सिमम जो होता है आप लोग का ये 177 हो गया। तो वोल्टेज मैक्सिमम का वैल्यू 177 हो गया। अगर वही वोल्टेज बोलेगा वोल्टेज RMS के फॉर्म में निकालना है तो RMS के लिए क्या करेंगे, जो आप लोग का जो मैक्सिमम उसको √2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ से रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। वही अगर आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोलता है तो सिंपल में देखिए यहाँ आप लोग को फ्रीक्वेंसी के जहाँ पे ये यूज करना पड़ेगा कि नहीं 77 के अनुसार करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग को 2πf के अकॉर्डिंग पुट कर देना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को मैं बता दिया हूँ। चलिए अब इसी में चैप्टर आता है आप लोग का विद्युत अपघटन सेल एवं बैटरी। तो चलिए सबसे पहले फिर एक चीज़ और मैं आप लोग को नहीं बताया। देखिए फेज जो कॉस पावर फैक्टर होता है उससे यानी शक्ति गुणांक होता है, उसमें फेज एंगल होता है। तो फेज एंगल को फाई से डिनोट करते हैं। ये जो होता है आप लोग का वोल्टेज और करंट के बीच में होता है। याद रखिएगा वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं फेज एंगल बोलते हैं। अब इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस फाई के रूप में लेते हैं या फिर शक्ति गुणांक भी कहते हैं। क्लियर है। ऑलमोस्टली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें और भी वैसा कुछ तो वर्ड्स नहीं। देखिए एक होता है पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पावर फैक्टर के बारे में दो और सब वर्ड समझाते हैं। एक होता है साइन वेव के लिए। तो देखिए साइन के लिए अगर पावर फैक्टर के वैल्यू बोलता है तो ये √2 टाइम्स होता है। क्या होता है, √2 टाइम्स होता है। वही आप लोग का स्क्वायर बोलेगा या फिर रेक्टेंगुलर बोलेगा ना तो उसका वैल्यू होता है 1। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गए नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत अपघटन सेल एवं बैटरी। तो सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले उपकरण को बोलते हैं सेल या फिर बैटरी कहते हैं। अब देखिए बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रकृति अम्लीय व अकार्बनिक होते हैं।
इसके साथ साथ देखिए इसका ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक। ये क्वेश्चन आता है बैटरी का ताप गुणांक क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है फ्रेंड्स, क्लियर है। इसके साथ साथ बैटरी की क्षमता को हम लोग मापते हैं एम्पियर आवर में। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंस होता है, एम्पियर आवर में इसकी क्षमता को मापते हैं, क्लियर है। और याद रखिए एम्पियर आवर का जो वेटेज होता है, एम्पियर आवर का जो वेटेज होता है वह याद रखिए 90 से 95% के बीच में होता है, 90 से 95% के बीच में होता है। इसके साथ हम लोग वाट आवर से भी मापते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो 80 से 85% के बीच में होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें एक और पॉइंट्स आता है, मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूँ। बैटरी का जो क्षमता होता है, बैटरी का जो क्षमता होता है 1 एम्पियर, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है 1 एम्पियर का वैल्यू कितना होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, तो ये होता है 3600 कूलम होता है। इस चीज को भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है, 3600 कूलम होता है, क्लियर है। अब देखिए अगर बैटरी में दो चीज होता है, देखिए दो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स की अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं। ये क्वेश्चन आता है बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स की अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा बैटरी पूर्ण रूप से अगर आवेशित है तो सबसे उत्तम जानकारी जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कोई बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है तो इसकी जानकारी किससे मिलता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से मिलता है, क्लियर है। अब इसमें दो कंडीशन आता है, देखिए अगर बैटरी फुल्ली चार्ज है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, अगर बैटरी अगर फुली चार्ज है तो उसमें कंडीशन क्या होता है, देखिएगा इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी एसजी की बातें करते हैं तो वो फ्रेंड्स 1.28 होता है, क्या होता है 1.28 होता है। वही बातें करना चाहते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसका होता है फुली चार्ज में, तो ये आप लोग के बीच में बताना चाहता हूँ लो होता है, क्या होता है ये लो होता है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं अगर देखिए ये अगर फुली चार्ज नहीं है यानी कि फुली डिस्चार्ज है, तो देखिए मैं फुली लिख दिया हूँ, ये डिस्चार्ज लिख दिया हूँ। तो फुली डिस्चार्ज में दो कंडीशन होता है, सबसे पहले याद रखिएगा इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी एसजी का जो वैल्यू होता है वह 1.15 से लेकर 1.30 तक जाता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई हो जाता है। ये सारी चीज़ों क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए अब देखिए ये यहाँ पे आप लोग बीच में लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं। पूर्ण चार्ज में क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोग को बता दें 1.25 से लेके 1.28 के बीच में होगा, अभी जस्ट मैं डिस्कस कर दिया। और अर्ध पूर्ण चार्ज में तो 1.15 से मैं बोला था 1.20 ऑलमोस्टली यहीं तक होता है। और डिस्चार्ज में बोलेंगे तो 1.18 से कम होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वही फ्रेंड पूर्ण चार्ज में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। पूर्ण चार्ज में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। वही पूर्ण डिस्चार्ज में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा वोल्टता का मान बढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा बैटरी को श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा वोल्टता की मान को बढ़ाते हैं, क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा वोल्टता की मान को तो बढ़ाया जाता है श्रेणी क्रम के द्वारा, लेकिन समांतर क्रम संयोजन द्वारा धारा का मान को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा आप लोग, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स ट्रिकल चार्जिंग क्वेश्चंस में आता है, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यह एक बैटरी को तरोताज़ा करने की विधि होती है तथा इसमें बैटरी को अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है। यानी कि आप लोग क्वेश्चन फेस भी किए होंगे टेस्ट में, तो बैटरी को जब अल्प धारा अधिक समय के लिए दी जाती है या फिर तरोताज़ा दी जाती है तो उसी विधि को हम लोग बोलते हैं ट्रिकल चार्ज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखना चाहते हैं इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट्स है क्या। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बकलिंग दोष। तो देखिए बकलिंग दोष क्या होता है, यह दोष लीड एसिड सेल का है। किसमें होता है, लीड एसिड सेल का है, क्लियर है। यह दोष बैटरी को अधिक विद्युत धारा की दर से आवेशित व निर्वेशित करने में उत्पन्न कर देता है। बकलिंग दोष के कारण बैटरी की प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है। ये क्वेश्चन आता है किस दोष के कारण बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा बकलिंग दोष के कारण होते हैं, क्लियर है। आई होप आप लोग को जो मैं पहला पेज बताया हूँ अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज में क्या लिख रहा। लीड एसिड बैटरी को अधिक समय तक, देखिए फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में बता रहा हूँ इसलिए मैं आप लोग को बोला था क्लास कीजिएगा। देखिए लीड एसिड बैटरी को अधिक समय तक उपयोग में नहीं लेने के कारण इसमें सल्फेनेशन दोष उत्पन्न होता है। याद रखिए इसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, सल्फेशन दोष उत्पन्न होता है। लीड एसिड बैटरी में अशुद्धियों के कारण सेंडिमेशन दोष उत्पन्न होता है। यानी कि देखिए अशुद्धि के कारण अगर बातें करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अशुद्धि के कारण सेंडिमेशन होता है, क्लियर है। लेकिन अगर बोलेंगे उपयोग में नहीं लेने से क्या होता है, सल्फेनेशन होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है ईसी का फुल फॉर्म, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, क्लियर है। इस चीज को फॉर्मूला को आप लोग याद रखेगा। और इसे हम लोग बोलते हैं ईसीई, क्या बोलते हैं ईसी। और इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब इसका जो यूनिट होता है ये भी ग्राम में पूछता है, तो ग्राम कूलम होता है। ये क्वेश्चन इससे आप लोग का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसी का जो यूनिट होता है वह ग्राम कूलम होता है। क्या होता है ये, ग्राम
कूलम होता है। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, कहीं कहीं देखिएगा तो mg कूलम भी लिखता है, लेकिन मेनली जो होता है आप लोग का ग्राम कूलम होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन में डीसी विद्युत आवृत्ति की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा विद्युत लेपन में किस आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो डीसी विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है। बैटरियों के पोलराइजेशन दोष के निवारण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका यूज करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। सेल या बैटरी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है, यानी कि सेल या बैटरी जो होता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे कार्य करता है। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम के अनुसार फ्रेंड ये होता है इक्वेशन m बराबर जेड आई थी होता है। क्लियर है? इसमें देखिए जो जेड होता है उसे बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सॉरी तुल्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। चलिए अब देखिए, प्राथमिक सेलों में सामान्यतः अणु उत्क्रमित, यानी कि जो प्राथमिक सेल होता है वह रिसिबल होता है, यानी कि रिसिबल होते हैं, और ये होता है इरिसिबल होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। यानी कि देखिए प्राथमिक सेलों में सामान्यतः अणु उत्क्रमित अभिक्रिया होती है, जबकि द्वितीयक सेल में होता है उत्क्रमित होते हैं। यानी कि देखिए द्वितीयक जो होता है वह रिचार्जेबल होते हैं, चार्जेबल होते हैं, ये होता है रिचार्जेबल। ये हो गया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट, अब बातें करना चाहते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिए करंट की क्षमता को, अगर आप लोग को क्वेश्चन आता है बैटरी में करंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ते हैं? अगर करंट की क्षमता बढ़ाना है तो बैटरी को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें एक और इंपॉर्टेंस पॉइंट आता है SMPC। ये क्वेश्चन प्रीवियस है। तो SMPC का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है? ये एक उपकरण है जो उच्च वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को कम वोल्टेज में बदलता है। क्लियर है? इसके साथ साथ धारा नियंत्रक मोड का उपयोग स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। क्लियर है? और लीड एसिड की दक्षता जो होती है वह 70% से 80% होती है। अब देखिए सेल के बारे में आप लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स। इसके बारे में आप लोग को बता नहीं रहा हूँ, आप लोग इसका केवल आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए वोल्टेइक सेल, तो फ्रेंड्स याद रखिए वोल्टेइक सेल जो होता है आप लोग को इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए इसमें एनोड के रूप में कॉपर होता है और कैथोड के रूप में जिंक होता है। इसका EMF का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है 1.018 होता है, 08 होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। क्लियर है? ये होता है आप लोग को वोल्टेइक सेल होता है। उसी प्रकार कॉपर डेनियल सेल में होता है कॉपर सल्फेट होता है। याद रखिए पहला जो सेल खोजा किया था वह वोल्टेइक सेल का खोज किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो वोल्टा नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोज किया गया था। क्लियर है? और इसका EMF का वैल्यू कितना? तो 1.08 वोल्ट होता है। अब देखिए इसमें ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेक्लांचिस सेल, तो लेक्लांचिस सेल में जो आप लोग का होता है वह अमोनियम क्लोराइड होता है। फिशुस्क सेल में ये सारी चीज़ों को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। होपफुली आप लोग पास ये PDF होगा, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब बातें करना चाहते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स द्वितीयक सेल में सबसे पहला आप लोग का जो इंपॉर्टेंस होता है वह लीड एसिड सेल होता है। लीड एसिड सेल का में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करते हैं वह सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसमें आप लोग देखिएगा इसका EMF का वैल्यू होता है वह 2.2 वोल्ट होता है, 2.2 वोल्ट होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए H2SO4 से मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ से दो चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दो जगह पे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज करते हैं लीड एसिड में, जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्लियर है? इसके साथ साथ इसका यूज हम लोग करते हैं वोल्टेइक सेल में। ये दोनों में याद कर लीजिए। क्लियर है? और याद रखिएगा लीड एसिड सेल में हम लोग का जल और अम्ल का अनुपात पूछता है। तो याद रखिए जल और अम्ल का जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? और वोल्टेइक सेल का EMF का वैल्यू क्या होता है? अभी जस्ट मैं बताया 1.08 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो 1.118 होता है, 1.118 होता है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा, और फ्रेंड्स आप लोग को यूनिट भी पूछता है। तो याद रखिएगा mg लिखिएगा पर कूलम, कहीं कहीं ग्राम भी लिखता है, ये होता है। उसी प्रकार देखिए कॉपर का अगर पूछता है कॉपर का रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो याद रखिए 0.329 तो होता है। यहाँ पे mg पर कूलम लिखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्लियर है? आई होप आप लोग को 2 पेज पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट आ गए हैं, हम लोग आ चुके हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। तो चलिए मैग्नेटिज्म के बारे में पूरे के पूरे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिख रहा है। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। देखिए ये हमेशा बंद वक्र का निर्माण करती है। इसकी दिशा N पोल से S पोल की तरफ होती है।
ये क्वेश्चन पूछता है इसकी दिशा क्या होता है। तो देखिए जब भी बात करना चाहते हैं तो बंद में यहाँ बंद वक्र होती है, इसकी जो दिशा होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा चुंबक में चुंबकीय सामर्थ्य का मान अधिकतम पोलों पर और न्यूनतम मध्य होता है, यानी कि इसका जो अधिकतम जो भार होता है वह पोल में होता है, सबसे कम होता है मध्य में होता है। एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा ठहरेगा। ऑलमोस्टली सब इजी क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे चुंबकों का वर्गीकरण किया गया। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े होंगे और कंपटीशन में भी पढ़ते रहे होंगे। देखिए चुंबक को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि चुंबक को आप लोग को सिंपल वे में इसको 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में ही। तो सबसे पहले याद रखिएगा जिसका परमेबिलिटी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिसका परमेबिलिटी, यानी सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग परमेबिलिटी का अर्थ समझते हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए परमीबिलिटी ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। तो परमिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, परमिट एबिलिटी, यानी जो यानी कि किसी को अपने अंदर परमिशन करने के लिए एबिलिटी देता है उसे, यानी फ्लक्स को जो अपने अंदर परमिशन देता है एबिलिटी के लिए, उसी को बोलते हैं परमिबिलिटी। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें 3 चीज पॉइंट्स बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंस होता है, याद रखिएगा। यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी वायु का 1 होता है, इसी के साथ वैक्यूम का भी क्या होता है 1 होता है, ये सारे का 1 होता है। क्लियर है। अब देखिए इसी के आधार पर याद रखिएगा, देखिए प्रतिचुंबक को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिव। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिव। तो इसका जो परमिबिलिटी होता है वह 1 से कम होता है। क्या होता है, लेस देन 1, यानी परमिबिलिटी का वैल्यू होता है 1 होता है। क्लियर है। वही अनुचुंबक की बात करना चाहते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं, पैरा। तो इसमें परमिबिलिटी का जो वैल्यू होता है वह इकाई से थोड़ा सा अधिक होता है, इकाई से थोड़ा सा अधिक होता है। वही फेरो की बातें करना चाहते हैं तो इसकी परमिबिलिटी का जो वैल्यू होता है, देखिए परमिबिलिटी का जो फेरो में आता है वह इकाई से बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए सक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रति चुंबक में क्या होता है, याद रखिएगा इसमें जो होता है आप लोग का ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ये ऋणात्मक। और वही यानी कि हम लोग पारा में बात करना चाहेंगे तो इकाई से कम होता है, और वही फेरो में बात करना चाहें तो इकाई से अधिक होता है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं, देखिए इसको उतना ध्यान नहीं देना। याद रखिए एक होता है क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी ताप वो ताप होता है जो किसी फेरोमैग्नेटिक को वह अनुचुंबकीय में बदल देता है। यानी सिंपल देखिए एक होता है क्यूरी ताप। क्या होता है ये, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप्स क्या होता है जिसे हम लोग क्यूरी ताप बोलते हैं, ये क्या करता है फेरोमैग्नेटिक्स को वो सिंपल में किस में बदलता है, वो अणु में बदल देता है, यानी कि पी में बदल देता है, एफ को पी में बदल देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरी ताप। क्लियर है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल आप लोग को याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फेरोमैग्नेटिव का, तो मैं क्या बोला था, जिसमें परमेबिलिटी यानी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि फ्रेंड जिसमें परमेबिलिटी का वैल्यू जो होता है मोर देन 1 होता है, यानी 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अगर हो रहा तो उससे बोलते हैं परमेबिलिटी। तो फेरोमैग्नेटिक उसका एग्जांपल होगा लोहा, कोबाल्ट, निकेल। क्लियर है। और वही बातें करना चाहते हैं पारा का, तो इसमें आप लोग एल्युमिनियम याद कर लीजिए, मैग्नीज याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, और जिसमें कुछ नहीं होता। इन डाय में आप लोग का सोना, चांदी, बिस्मथ, जल, नमक इस टाइप से याद कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप ये भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब देखिए इसी में अब देखिए यहाँ से एक आप लोग को वक्र आ गया, तो चलिए वक्र के बारे में दिखाना चाहते हैं। BH वक्र। देखिए यह वक्र चुंबकीय फ्लक्स यानी बी और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मध्य को बताता है। यानी ये जो वक्र है सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य को बताता है। ऑलमोस्टली देखिए इसका क्षेत्रफल शैथिल्य हानि को प्रदर्शित करता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है हिस्टेरिसिस लॉस को शो करता है। क्वेश्चन पूछेगा BH वक्र किसको शो करता है, उसका क्षेत्रफल, तो हिस्टेरिसिस लॉस को शो करता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें 2 चीज आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे देगा, ये वक्र बना देगा, इसमें बोलेगा कि सैचुरेशन पॉइंट्स क्या है। तो ऑलमोस्टली देखिए ए से लेके शायद ए से लेके पूरा ए से लेके जो ई तक होता है उसे बोलते हैं, देखिए ए से लेके आप लोग का जो ई तक है उसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि संतृप्त बिंदु बोलते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग का ये जो पॉइंट जा रहा है उसे बोलते हैं निग्राहिता, और ये आप लोग का देखिए सीसो जा रहा है इसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक बोलेंगे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। MCQ अगर क्लिक करते हैं तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स आगे हैं देखिए चुंबकीय शब्दावली में, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। सबसे पहले आप लोग आ चुका है देखिए MMF, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। तो इसका फार्मूला लिख रहा है MMF का फार्मूला लिख रहा है, देख सकते हैं NI। तो इसका सूत्र होता है देखिए NI होता है यानी एम्पियर टर्न, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर टर्न। ये सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो MMF का जो सूत्र होता है, MMF का फार्मूला होता है NI और उसका मात्रक क्या होता है एम्पियर टर्न होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पियर टर्न होता है। क्लियर है।
चलिए अब मैं यहाँ से अब देखिए ये जो इक्वल होता है इक्विवेलेंट जो होता है ईएमएफ का होता है, यानी देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग विद्युत धारा में ईएमएफ पढ़े होंगे, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, इसको भी बोलते हैं। तो भी बराबर क्या होता है आई आर। तो देखिए आई यानी कि करंट होता है, आर यानी क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। जस्ट लाइक सेम आप लोग चुंबक पढ़ते हैं तो इसमें लोग पढ़ते हैं एमएमएफ। तो अब देखिए आई के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए करंट था ना, तो यहाँ पे हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं इसको बोलते हैं रिलक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रिलक्टेंस बोलते हैं, आर ई। तो रिलक्टेंस RECUTANC रिलक्टेंस का आप लोग लिख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोग को दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकाल रहा हूँ, देखिएगा इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आप लोग को बोलता है रिलक्टेंस का यूनिट निकालिए, तो देखिए क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एमएमएफ लिखेंगे। एमएमएफ बाय क्या लिखिएगा, फाई लीजिएगा। ऑलमोस्टली आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमएफ, तो एमएमएफ का हम लोग यूनिट क्या होता है, देखिए ऑलमोस्टली लिख रहा था क्या, एनआई लिखता है। क्या लिखता है ये, एनआई। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एनआई। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एनआई लिखेंगे। तो एन आई लिख देंगे और उसी के बाद हम लोग लिखें फाई। फाई का क्या होता है, यानी वेबर होता है। तो एन आई यानी कि एन आई प्रति वेबर लिखिएगा। क्लियर है। ये आप लोग का यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है। बातें करना चाहिए फाई क्या होता है, तो हमेशा रखिएगा फाई रिलक्टेंस में जो फाई जो होता है ये फ्लक्स का विरोध करता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड, यानी कि मैं पहला को पूरे का पूरे समझा दिया हूँ। क्लियर है। अब देखिए इसका जो सीजीएस जो मात्रक होता है एमएमएफ में, वह गिलबर्ट होता है। क्या होता है, ये गिलबर्ट होता है। वही बातें करना चाहते हैं फ्लक्स का। तो देखिए फ्लक्स का मैं अभी आप लोग को जस्ट फार्मूला बताया था। तो फ्लक्स का मैं फार्मूला अगर लिखते हैं तो फाई बराबर क्या लिखिएगा, एमएमएफ। देखिए एमएमएफ बाय रिलक्टेंस लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसका फार्मूला भी निकालते हैं, तो इसका मात्रक निकालेगा तो वेबर होता है। क्या होता है, देखिए वेबर लिख रहा। अब ये जो किसके समकक्ष होता है, तो ये धारा का होता है। अब याद रखिए, देखिए इसका सीजीएस मात्रा तो लाइन्स होता है और एक वेबर, तो एक वेबर का जो वैल्यू होता है वो 10⁸ लाइन्स होता है। क्या होता है, ये लाइन्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सवेल भी लिखा था। क्या लिखा था, ये मैक्सवेल भी होता है। एंड नेक्स्ट, तो फ्रेंड देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं रिलक्टेंस का। तो रिलक्टेंस का अर्थ होता है आप लोग का, देखिए रिलक्टेंस का अर्थ होता है जो फाई, यानी कि देखिए जो फाई का विरोध करता है, सिंपल वे में जो फ्लक्स का जो विरोध करता है उसे बोलते हैं रिलक्टेंस कहते हैं। क्लियर है। ऑलमोस्टली देखिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं एस बराबर एमएमएफ बटा फ्लक्स कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला एम्पियर टर्न बटा वेबर, आप लोग उस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रतिष्ठम का अन्य मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इसी प्रकार देखिए परमेरेंस बोल रहा, परमेंस यानी कि पारगम्यता। तो फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेस्टेंस बोलते हैं। ये हमेशा अपोजिट होता है। जैसे अगर बातें करना चाहते हो इसको 1/x कर दीजिए। क्या कीजिए, 1/x कर दीजिएगा। अगर जैसे देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को बोलता है चालकत्व का, तो फ्रेंड इसका निकालिएगा तो 1/x ही कर दीजिएगा। वही आप लोग का इंडक्टेंस का बोलेगा तो 1/xl कर दीजिए। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग सक्सेटिव इंडक्टेंस और सक्सेटिव कैपेसिटिव कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए पर गामेता प्रतिष्ठम के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए परमिटिविटी, तो परमिटिविटी जो होता है ये आप लोग का इक्विवेलेंट होता है चालकता का। क्लियर है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है परमिट टू एबिलिटी। अब आ चुका आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो फ्रेंड्स याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है φ/a होता है। क्या होता है, φ/a। अब फाई का ऐसा ही मात्रा होता है वेबर, और ए से होता है यानी कि एरिया, तो एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। क्लियर है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं फ्रेंड, टेस्ला होता है। इस चीज को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। अब देखिए इसका यूनिट, एक टेस्ला का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा वह गॉस होता है। क्या होता है, एक टेस्ला का वैल्यू होता है 10⁴ गॉस होता है, और सीजीएस मात्रा क्या होता है इसका, गॉस होता है। यहाँ पे दो चीज कंडीशन आता है, अगर आप लोग का पेपर में पूछता है, देखिए यहाँ पे मे भी पॉसिबिलिटी पूछ दे। देखिए एक होता है बी, एक होता है फाई, दोनों में अंतर क्या है। तो फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, FLUX बोलेंगे। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद रखिएगा ये जो आता है ये आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन फ्लक्स जो होता है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब लास्ट बच गया इसमें, देखिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ऑलमोस्टली मैं इसके बारे में बता दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है एमएमएफ बटा एल होता है, एम्पियर बटा मीटर होता है। क्लियर है। चलिए और रिलेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा पारगम्यता होता है। क्लियर है। और ये प्रतिरोधकता के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ आप लोग को बहुत सारी चीज़ को मैं क्लियर करवा दिया हूँ। चलिए
अब आ चुके हम लोग प्रत्यावर्तक में। तो फ्रेंड्स प्रत्यावर्तक के बारे में पूरे का पूरे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखते हैं इसके में और कुछ आप लोगों का कुछ वैसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बीच में बोल दूंगा। क्लियर है? तो चलिए प्रत्यावर्तक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे बोलते हैं अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं ये? अल्टरनेटर। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में फार्मूला, सिंक्रोनस गति पर गति करते हुए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक बोलते हैं। क्लियर है? सिंपल में आप लोग को सबसे पहले इसमें याद रखिएगा आप लोग यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्तक बोलते हैं। क्लियर है? इसकी जो क्षमता होती है वह हमेशा केवीए में होती है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन पूछता है अल्टरनेटर की क्षमता किस में होता है? तो किलो वोल्ट एम्पियर में होता है, यानी केवीए में होती है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रत्यावर्तक एक प्रकार का डबली एक्साइटेड मशीन होता है, यानी डबली एक्साइटेड मशीन होती है। बातें करना चाहते हैं इसको डबली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखिए इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है आप लोग का फील्ड वाइंडिंग होता है, सॉरी इसमें एक होता है मेन वाइंडिंग लगता है, एक इसके साथ साथ एक्सिलरी वाइंडिंग लगता है, इसलिए इसे हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। देखिए तथा इसमें स्लिपरिंग जो बनता है वो ब्रॉन्ज फास्फोरस से निर्मित की संख्या 2 होती है। कितना होती है? 2। ये क्वेश्चन पूछता है ये। अब देखिए प्रत्यावर्तक जो था फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। होपफुली आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है? अब देखिए इसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिएगा फील्ड वाइंडिंग जो होता है वह डीसी शंट जनित्र पे कार्य करता है। क्लियर है? और डीसी प्रदान के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं इसमें यहाँ पे प्रत्यावर्तक के प्रकार के बारे में। सबसे पहले होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है बेलनाकार प्रत्यावर्तक जिसे बोलते हैं नॉन साइलेंट। तो इसमें याद रखिएगा ध्रुव की संख्या यानी पी की जो संख्या होता है वह 2 होती है और गति होता है 3000 आरपीएम होता है। क्लियर? इसके साथ साथ थर्मल और न्यूक्लियर शक्ति इस संयंत्र में इसका प्रयोग करते हैं। इसका आकार लंबाई अधिक व व्यास कम होता है। वही साइलेंट प्रत्यावर्तक की बारे में बात करते थे। इसका जो होता है गति 300 से 500 आरपीएम होता है और हाइड्रो शक्ति संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आकार लंबाई कम होता है, व्यास अधिक होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 3-4 जो फॉर्म होता है, इस चीज़ को मैं एक बार में क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा देखिए इसमें यूनिट की बातें करना चाहते हैं तो देखिए इकाई शक्ति फेज यानी कि फेज फैक्टर की बातें करना चाहते हैं तो इकाई के समय क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग जब करता है, जब भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करेगा तो वह सामान्य उत्तेजित होता है, यानी उसका शक्ति फेज क्या वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। वही मैग्नेटाइजिंग जब करेगा तो उसमें निम्न प्रतिजित होगा, उसके साथ साथ शून्य अग्रगामी होगा यानी कि लीडिंग करेगा। और डी मैग्नेटाइजिंग में क्या करता है? ये अति उत्तेजित होता है यानी ओवर एक्साइटेड होता है ये, और इसका शून्य होता है पश्चिगामी यानी कि ये आप लोग का लैगिंग करने लगता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड नेक्स्ट तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसमें और भी कुछ फैक्ट्स है क्या। देखिए आप लोगों को फार्मूला लिख रहा तो अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेटर का फार्मूला हो रहा। सबसे पहले इस चीज़ को याद कर लीजिए। प्रतिशत रेगुलेटर वोल्टेज का किया तो सबसे पहले देखिए वोल्टेज किया नो लोड, सबसे पहले नो लोड माइनस फुल लोड कीजिए, नो लोड माइनस फुल लोड बटा भी एफ एल यानी फुल लोड इंटू क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये आप लोगों का फार्मूला होता है। अब देखिए वोल्टता नियमन विधियाँ, तो फ्रेंड इसका 2 विधियाँ होते हैं, 3 विधियाँ, इसको आप लोग देख लीजिए। पहला होता है EMF विधि, तो इसका अन्य नाम होता है श्रृंखला प्रतिबाधा विधि, और इसका एक निराशावादी विधि होती है। एक होता है MMF, तो MMF को बोलते हैं पेटिया त्रिभुज विधि और यह एक आशावादी होता है। क्लियर है? एक होता है जेट PPT विधि, तो यह एक प्रकार पेटिया त्रिभुज विधि होती है और प्रत्यावर्तक में वोल्टता नियमन ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि होती है। तो ये सारे इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और वास्तविक मान से अधिक मान किस में निकलता? देखिए EMF वैल्यू में, याद रखिएगा EMF विधि में हमेशा इसका जो वैल्यू निकलता है वह वास्तविक, देखिए मैं लिख देता हूँ, वास्तविक मान से हमेशा अधिक निकलता है। क्लियर है? और इसमें सबसे बेस्ट जो होती है वह जेट PPT होती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग किस में आ चुके हैं, तो इसमें और भी कुछ है। देखिए इसमें और भी था कुछ क्या, देखिए इसमें और भी कुछ है क्या इस PDF में? नहीं। तो फ्रेंड देखिए हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट के बारे में। देखिए प्रत्यावर्तों का तुल्यांकीकरण, सबसे पहले शर्तें फेज, सबसे पहले होना चाहिए अनुक्रम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होना चाहिए। नोट, प्रत्यावर्तक के समांतर संयोजन के लिए सभी प्रत्यावर्तकों को केवीए क्षमता बराबर होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। अब देखिए तुल्यकरण विधियाँ, तो फ्रेंड तुल्यकरण विधियाँ होता है डार्क लैंप विधियाँ, बाइट लैंप विधियाँ, डार्क ब्राइट लैंप विधि। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है सिक्रो स्क्रोप विधि होती है, यह तुल्यकालीन की सबसे बेस्ट विधि होती है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से मैं आप लोग को सिंपल में अल्टरनेटर का जो भी एक बार फार्मूला आप लोग पढ़े हैं उस चीज़ को मैं एक बार में पूरे का पूरे करवा देता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अल्टरनेटर की बातें करना चाहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग को 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग यहाँ से मैं 1 मिनट।
तो फ्रेंड्स चलिए इसमें इस स्लेट में आप लोग को मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे जो आप लोग सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर का जो फार्मूला पढ़े सारे को मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अल्टरनेटर में हमेशा याद रखिए, देखिए एन आर बराबर क्या होगा, एन एस होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए सिंक्रोनस स्पीड अगर निकालेगा तो इसका वैल्यू होता है 120 एफ, यानी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी बाय पी होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें याद रखिएगा सैन डेल्टा का मान, देखिए सैन डेल का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। क्या होता है, ये 1 होता है, यानी कि डेल्टा का जो एंगल लेते हैं वह 90 डिग्री लेते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग को इसका ईएमएफ के हो ना, हाँ, तो इसका ईएमएफ के लिए बातें करना चाहते हो तो ई का जो वैल्यू होता है वह 4.44, फिर आप लोग को 5m लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर एन लिखते हैं, फिर केपी लिखते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ केडी लिखते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर है। इसके साथ साथ केडी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले सैन लिखेंगे, फिर एम लिखते हैं, एम बाय बीटा बाय 2 करते हैं। इसके बाद हम लोग सिंपल में क्या करते हैं, एम लिखते हैं, सैन बीटा बाय 2 लिखते हैं। ये सारी चीज़ों को फार्मूला को आप लोग एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला क्या आ गया। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आ चुके हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंस होता है आप लोग का क्लास के बारे में। तो चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में बातें करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें जो जो फैक्ट्स है उसी के बारे में पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। सबसे पहले देखिए अगर बातें करना चाहते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें N2 यानी कि टर्म ऑफ, यानी कि इसमें सेकेंडरी जो टर्न होता है हमेशा ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी कंपैरिजन में, क्लियर है। अब देखिए इसका के का जो वैल्यू होता है यानी रेशियो का, वो हमेशा 1 से अधिक होता है, यहाँ पे लिख रहा है। और उसी प्रकार जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा आप लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स आइसोलेशन ट्रांसफार्मर देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और का ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है 1:1 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो 1 होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को के से डिनोटेट करते हैं। अब यहाँ पे 3 वैल्यू आता है। अगर के का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इससे बोलेंगे स्टेप अप, क्या बोलेंगे, स्टेप अप। वही के का वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन बोलेंगे। वही के का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो इसे बोलेंगे आइसोलेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर की कोर फेराइट या वायु क्रोड से निर्मित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए उच्च आवृत्ति, देखिए यहाँ पे उच्च आवृत्ति की बातें करना चाहता है फ्रेंड्स। याद रखिए उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर की जो कोर होता है वह फेराइट या फिर वायु क्रोड की से निर्मित होता है। बातें करना चाहते हैं फेराइट क्या होता है और ये वायु क्रोड क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड देखिए फेराइट जो होता है, याद रखिएगा आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ, फेराइट जो होता है वो आयरन का ऑक्साइड होता है या फिर आयरन के ऑक्साइड होता है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें 3-4 पॉइंट्स और भी जुड़े होते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें देखिए इसमें फेराइट आयरन ऑक्साइड के साथ साथ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO3 मिल जाता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें ZNO प्लस NiO ये तीनों चीज़ प्रयुक्त होता है, क्लियर है। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन उच्च आवृत्ति के लिए, उच्च आवृत्ति पर कार्यरत ट्रांसफार्मर के कोर में क्या होता है, तो फेराइट होता है, क्लियर है। और फेराइट क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एल्युमिनियम के ऑक्साइड लोहा के ऑक्साइड होता है, क्लियर है। वही अगर क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड 50 हर्ट्ज के लिए क्या हम लगाते हैं, तो सिलिकॉन आयरन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर एस्थेटिक युक्ति होने के कारण इसमें घर्षण हानि शून्य होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि क्या होती है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए इसमें घर्षण हानि का जो वैल्यू होती है वह शून्य होती है। अब देखिए ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। और ट्रांसफार्मर की जो कोर होता है वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वह हमेशा याद रखिएगा सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, क्लियर है। चलिए सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। चलिए अब इसमें लॉस अगर बातें करना चाहते हैं, इसमें कॉपर लॉस होता है, CU यानी कॉपर लॉस होता है। अब ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ट्रांसफार्मर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स, अनंत होता है, यानी कि हम लोग इसको इन्फिनाइट बोलेंगे। ट्रांसफार्मर वोल्टता व धारा में परिवर्तन करता है तथा इसमें आवृत्ति शक्ति के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो भी मैं बता रहा हूं इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ट्रांसफार्मर की जो कोर होता है वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह अनंत होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टता व धारा में परिवर्तित करती है। इसमें आवृत्ति शक्ति व वोल्टता प्रति नियम पे रहता है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है इसमें कौन कौन कॉन्स्टेंट होता है। देखिए
यहाँ से आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी होता है यानी आवृत्ति, आवृत्ति हो गया, उसके साथ साथ शक्ति हो गया यानी कि शक्ति हो गया, और उसके साथ साथ वोल्टता प्रति यानी वोल्टता, ये तीनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तीनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है। चलिए अब ये बदलता किसको, तो देखिए करंट को और वोल्टेज को बदलता है, लेकिन आवृत्ति, शक्ति और वोल्टता प्रति टर्न को क्या कहते हैं, कांस्टेंट रखता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड, हम कहते हैं। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तथा यह मैग्नेटो स्टिकन्स के प्रभाव के कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, यदि उसे डीसी सप्लाई में जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, अगर उसमें डीसी जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। अब देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न जो ईएमएफ होता है वह स्थैतिक ईएमएफ कहते हैं, यानी उसमें जो उत्पन्न जो ईएमएफ होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं स्थैतिक ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर है। जबकि जनित्र के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ गतिशील होता है। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग में, देखिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, ये दोनों से याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में जो उत्पन्न होता है एक ईएमएफ, उसके साथ साथ एक जनित्र के वाइंडिंग में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। फर्स्टली फ्रेंड्स आप लोगों को जो समझा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। तो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं स्थैतिक, क्या बोलते हैं, स्थैतिक ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर है। वही जनित्र में जो उत्पन्न होता है वह गतिशील होता है, क्या होता है, वह गतिशील में होता है। क्लियर है। ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग अंडरलाइन करके याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंस है ये। चलिए याद कीजिए, ट्रांसफार्मर ईएमएफ का जो वैल्यू होता है यानी ईआरएमएस का वैल्यू निकालते हैं तो 4.4, देखिए इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, 4.445 m इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एन करते हैं। इस चीज को भी आप लोग को अंडरलाइन करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट आप लोग के बीच में आ रहा है ट्रांसफार्मर के मुख्य फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स का मान सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है लीकेज फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है, तो सप्लाई व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जबकि लीकेज फ्लक्स का भार धारा पर निर्भर करता है। चलिए यहाँ तक मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को केवल और केवल एक शब्द में पूरे का पूरे कुछ फॉर्म्स को बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिए सबसे पहले जितना मैं पढ़ा हूँ, देखिए एक यहाँ पे पूरे रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है। तो स्टेप अब ट्रांसफार्मर में सबसे हमेशा याद रखें N2 इज ग्रेटर देन N1 होता है। क्लियर है। इसमें K यानी कि K का भी वैल्यू क्या होता है, कंपेरिजन टू 1 यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी क्या होता है, 1 से अधिक होता है। क्लियर है। अब याद रखिएगा इसमें करंट जो होता है वो अधिक होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है। वही इसमें वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। वही स्टेप डाउन की बातें करना चाहते जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का N1 और N2 का जो रेशियो होता है वह 1:1 होता है। क्लियर है। और K का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ध्वनि जो होता है वह फेराइट कोर की बनी होती है। क्लियर है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर जो बना होता है उसे बोलते हैं फेराइट कोर, और ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न जो ध्वनि होता है उसे बोलते हैं हमिंग बोलते हैं। क्लियर है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। सामान्यतः आवृत्ति पर प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिलिकॉन स्टील होती है। चलिए इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंस याद रखिएगा प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है, इस चीज को भी मैंने बताया था। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वह सप्लाई से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, वह सप्लाई से जुड़ी होती है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वह लोड से जुड़ी होती है। इस चीज को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी में। तो नेक्स्ट टॉपिक ये रहा आदर्श ट्रांसफॉर्मेशन। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। तो देखिए आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्लास को देखिए। तो आदर्श क्षमता इसका यानी एन का जो वैल्यू होता है वो 100 होता है। आदर्श ट्रांसफॉर्मेशन का जो दक्षता होता है 100% होती है। वोल्टता नियमन होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसका वोल्टता क्या होता है, 0 होता है। यानी वोल्टता नियमन क्या होती है, 0 होती है। कोर का पारगम्यता अनंत और प्रतिष्ठ का 0 होता है। यानी कि जो कोर होता है, कोर का क्या होता है, अनंत होता है। वही रेक्टम का जो वैल्यू होता है 0 होता है। ट्रांसफार्मर में लो लोड का करंट का मान क्या होता है, फुल लोड के केवल 2 से 3% के मध्य होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान फुल लोड के केवल 2 से 3% के मध्य होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर
परीक्षण। तो देखिए सबसे पहले इसमें लघु परीक्षण एक लघु परिपथ परीक्षण होता है, एक होता है खुला परिपथ परीक्षण होता है। सबसे पहले याद रखिए लघु में क्या होता है, कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए करते हैं, यानी कि लघु परीक्षण परिपथ परीक्षण जो हम लोग करते हैं उससे हम लोग कॉपर हानि को ज्ञात करते हैं। वही खुला से हम लोग किसको करते हैं, तो आयरन या फिर देखिए आयरन या फिर कोर लॉस अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग खुला के लिए करते हैं। क्लियर है। और कॉपर के लिए देखिए, कॉपर के लिए आप लोग याद रखिए कॉपर, तो देखिए कॉपर क्या छोटा वर्ड है, तो कॉपर के लिए याद रखिएगा लघु परीक्षण होता है। वही खुला के लिए बात करते हैं तो आयरन, ऑलमोस्टली देखिए आई आप लोगों को क्या लग रहा है, खुला है तो हम लोग खुला से आयरन को और कोर से याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए सपना परीक्षण, तो बैक टू बैक परीक्षण तापमान वृद्धि व दक्षता ज्ञात करने के लिए करते हैं। देखिए इसको आप लोग क्लास भी किए होंगे, समझे होंगे। हानियाँ, तो हानियाँ सबसे पहले एक होता है स्थिर हानि यानी स्ट्रे हानियाँ, एक होता है परिवर्तित हानि यानी कॉपर हानियाँ। मैं जस्ट बताया था कॉपर हानि किस में होती है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स कॉपर हानि लघु हानियाँ होती है। क्लियर है। तो देखिए इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले स्थिर, ओहो हाँ, सबसे पहले फ्रेंड देखिए स्थिर हानियाँ कौन बोलते हैं, अस्थायी हानियाँ, ये आप लोग को भार पर निर्भर नहीं करती है, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। वही कॉपर हानियाँ जो है वह निर्भर करती है, और कॉपर हानियाँ जो होता है यह निर्भर पर इसका मान क्या होता है, शून्य होती है। अब देखिए एक होता है घर्षण हानियाँ, तो फ्रेंड्स याद रखिए घर्षण हानियाँ में ट्रांसफार्मर में इसका मान क्या होता है, शून्य होती है। क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण हानि में ट्रांसफार्मर में इसका मान क्या होती है, तो शून्य होती है। क्लियर है। वही अब बातें करना चाहते हैं कोर आयरन यानी कि आयरन हानि, तो फ्रेंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंस होता है देखिए एडी हानि, तो एडी करंट हानि, तो देखिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा हानि। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसके निवारण के लिए लैमिनेटेड आयरन कोर का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। वही हिस्टेरिसिस हानि अगर होता है तो इसके लिए हम लोग निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगर कॉपर लॉस हो रहा है तो कॉपर हानि के लिए हम लोग वाइंडिंग प्रतिरोध के उत्पन्न करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं हिस्टेरिसिस हानि के बारे में, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इस फार्मूला को याद कर लीजिए हिस्टेरिसिस हानि के बारे में, और एडी करंट का भी फार्मूला को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है। अंतर ये होता है कि हिस्टेरिसिस लॉस में आप लोग को वॉल्यूम होता है, क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। वही एडी करंट के लॉस में हमेशा याद रखें थिकनेस होता है। क्लियर है। थिकनेस का स्क्वायर हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब देखिए वोल्टेज नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन, तो फ्रेंड्स इसके लिए फार्मूला अगर आप लोग याद करते हैं तो नो वोल्टेज नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड करते हैं। क्लियर है। इंटू 100 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा ट्रांसफार्मर अधिकतर दक्षता का जो वैल्यू होता है इसमें वैल्यू जो होता है आयरन लॉस के बराबर होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता का जो मान होता है माइनस ताम्र हानि कीजिएगा तो वह आयरन लॉस के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए ट्रांसफार्मर दक्षता, तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वह 95% से लेकर 98% के मध्य होती है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वह 95% से 98% के मध्य होती है। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट में, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहता हूँ। देखिएगा वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता जो है 50% के इक्वल होती है, यानी 50% के भार के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन 50% के भार से प्राप्त होती है। देखिए वितरण ट्रांसफार्मर एक प्रकार का, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वितरण ट्रांसफार्मर पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वितरण ट्रांसफार्मर कैसा होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है एक प्रकार का स्टेप डाउन होता है। कैसे याद कीजिएगा, देखिए आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें तो डी से लिखते हैं ना, तो ये आप लोग याद रखिए डाउन ट्रांसफार्मर होता है। याद रखिएगा स्टेप से, मैं स्टेप से याद करवा रहा हूँ। क्लियर है। तथा इसका संयोजन जो होता है वो डेल्टा स्टार होता है। कैसे याद कीजिएगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सबसे पहले डी से स्टार्ट होता है, तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर याद करें। क्लियर है। अब देखिए इसमें कौन सा होता है, डी से डेल्टा स्टार हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, तो फ्रेंड्स ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बातें करना चाहता हूँ। तो देखिए ऑटो, वो क्या हो गया भाई, 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए इसमें तार को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। हाँ चलिए अब सही है, आवाज़ आ रहा है बढ़िया ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो फ्रेंड देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन होता है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही कुंडली होता है। ऑलमोस्टली आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग ट्रांसफार्मर बनाए होंगे तो देखिए जिसमें एक ही कुंडली स्टेप से रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसमें केवल एक कुंडलन होता है तथा यह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बाकी जो जिसमें
दो कुंडलन होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। धारा ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि जो धारा ट्रांसफार्मर होता है वह एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तथा इसका उपयोग जो करते हैं हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा आता है, तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो कैसा होता है, तो धारा ट्रांसफार्मर होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हाई वोल्टेज लाइनों में धारा मापने के लिए करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आदत हो गया क्लास में पढ़ाने का। तो देखिए अब इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को देखना है ये धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग कभी खुला नहीं रहता। ये भी क्वेश्चन पूछा था, धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग कभी खुला नहीं रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रदान की जाती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिख रहा, ट्रांसफार्मर के भाग। तो फ्रेंड चलिए इसके बारे में भाग में क्या लिखा देखिए। सबसे पहले कंजर्वेटर टैंक, और मोस्टली आप लोग देखे होंगे कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य के दौरान ऑयल को देखिए, ऑयल को फैलाने के लिए स्थान प्रदान करता है, यानी कंजर्वेटर जो टैंक होता है ऑयल यानी तेल को फैलाने का कार्य प्रदान करता है। क्लियर, कौन करता है, कंजर्वेटर टैंक। क्लियर है। अब देखिए ब्रीदर, तो ब्रीदर के रूप में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ब्रीदर के रूप में सिलिका जेल का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस होता है। तो ब्रीदर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका रंग याद करने के लिए प्रयास कीजिए। देखिए मैं याद करवा दूंगा। देखिए ब्रीदर अगर शुष्क है, देखिए अगर रंग इसका शुष्क कब होता है, तो नीला, यानी कि जब अच्छा है तो यह होता है नीला। क्लियर है। कैसे याद कीजिएगा, आज ब्लू है पानी 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 पानी, यानी कि जब अच्छा है तो हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं पानी में, तो इस टाइप से नीला करके याद कर लीजिए। क्लियर है। जब नमक या फिर खराब हो गया तो गुलाबी आंखें, तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं दोनों को। क्लियर है, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अब देखिए बुखेल्स रिले, तो फ्रेंड्स बुखेल्स रिले के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। देखिए बुखेल्स रिले ऑयल ट्रांसफार्मर का आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, बुखेल्स रिले करता है। अब देखिए नेक्स्ट, तो इसमें लिख रहा है यह एक प्रकार का गैसीय प्रचलित रिले होता है। क्या होता है, एक प्रकार का गैसीय प्रचलित रिले होती है। ऑयल ट्रांसफार्मर, तो यह एक देखिए ऑयल ट्रांसफार्मर सबसे पहले खनिज तेल का प्रयोग किया था। ऑयल ट्रांसफार्मर किसका प्रयोग करता है, खनिज तेल का। कार्य क्या होता है, इंसुलेशन व कूलिंग का कार्य करता है। क्लियर है। अब देखिए इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और सबसे इंपॉर्टेंस इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालिएगा तो 30, देखिए ये यूनिट के साथ आता है, तो 30 kV पर mm होता है। इस चीज़ को याद रखिए, 30 kV पर mm होता है। क्लियर है। और फ्रेंड इसके साथ साथ इसका ज्वलन बिंदु भी पूछता है, यहाँ पे याद रखिएगा इसका ज्वलन बिंदु। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ज्वलन बिंदु का जो वैल्यू होता है इसका 140 डिग्री सेल्सियस होता है, 140 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब इसके बारे में नेक्स्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्कॉट संयोजन को टीटी संयोजन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा एक होता है स्कॉट संयोजन, सबसे पहले याद रखिए स्कॉट संयोजन को टीटी संयोजन भी कहते हैं। क्लियर है। इसका उपयोग हम लोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने के लिए करते हैं। सिंपल वे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ फोकस कीजिए। देखिए बाई चांस यहाँ पे 3 फेज है। क्लियर है, ये 3 फेज है, तो 3 फेज को अगर 2 फेज में बदलने के लिए रहेगा तो हम लोग इसके बीच में हम लोग सिंपल में एक चीज़ वर्क लगाते हैं, और उस वर्क को क्या बोलते हैं, तो स्कॉट, देखिए मैं बताना चाहता हूँ इसको बोलते हैं स्कॉट संयोजन। क्या लगाएंगे, स्कॉट संयोजन। तो स्कॉट संयोजन को बोलते हैं टीटी संयोजन। अगर ये आप लोग अगर लगाते हैं ये दोनों के बीच में, तो 3 फेज किस में बदल जाएगा, 2 फेज में। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए टर्सरी वाइंडिंग, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित होती है। किस में होती है, डेल्टा में संयोजित होती है। ऑलमोस्टली देखिए आप लोग डेल्टा अगर बनाते हैं तो देखिए इसमें 1 2 3 है ना, तो इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए स्टार वाई यानी कि ये डेल्टा ट्रांसफार्मर में करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए ट्रांसफार्मर के समांतर संयोजन के लिए समान केवीए रेटिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि देखिए समांतर संयोजन के लिए समान केवीए रेटिंग होना आवश्यक नहीं है। तो ये रहा आप लोग का ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूरे के पूरे। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को ट्रांसफार्मर के रिलेटेड जो भी आप लोग को फार्मूला आता है उस चीज़ को मैं एक बार में पूरे के पूरे क्लियर करवा देता हूँ। क्लियर है। तो चलिए रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले देखिए खाली स्थान है, बिल्कुल कहीं मिल जाए। हाँ तो देखिए ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग जितना फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका EMF का वैल्यू, तो देखिए इसका तो बड़ा हो रहा है ना ये, देखिए तो इसका EMF का वैल्यू अगर बोलता है तो याद रखिएगा 4.44। देखिए 4.44 याद कीजिएगा, फिर फ्रीक्वेंसी कीजिए N कीजिएगा, फिर आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स लेना पड़ेगा। क्लियर है। वही K की बातें करना चाहते हैं तो रेशियो का, तो ऑलमोस्टली आप लोग लिखिएगा N2/N1 कीजिएगा, N2/N1 इक्वल टू E2/E1 कीजिएगा, E2/E1 कीजिएगा, बाई क्या कीजिएगा, यहाँ पे करंट कीजिए तो I1/I2 कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंस था। क्लियर है। चलिए अब इसमें आप लोगों को 3-4 लॉ से संबंधित फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए
इसमें अगर आप लोग को बोलता है आयरन लॉस, तो फ्रेंड्स आयरन लॉस जो है वो वोल्टेज पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अगर क्वेश्चन आता है आयरन लॉस किस पर निर्भर करती है, तो ये हमेशा वोल्टेज पर निर्भर करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें हमें याद करना है आप लोग का, इसमें हम लोग मैं बताना चाहता हूँ एडी लॉस के बारे में। तो एडी लॉस, तो देखिए एडी करंट के लिए जो फार्मूला होता है सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें के लिखिएगा, क्या लिखिएगा? के लिखिएगा, फिर बी एम लिखिएगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर आप लोग को फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर करना, फिर थिकनेस का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर आप लोग को वॉल्यूम लिखिएगा, क्या लिखिएगा? वॉल्यूम लिखिएगा। वही हिस्टेरिसिस लॉस कीजिएगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए? एन कर दीजिएगा, फिर बी कीजिएगा एम, यहाँ पे ऊपर 1.6 कर दीजिएगा, फिर आप लोग को वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ देखिए कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस का फार्मूला भी क्या होता है? तो देखिए आई स्क्वायर आर कीजिएगा, आई स्क्वायर आर कीजिएगा, अब यहाँ से इसको तोड़िएगा, तो आई वन स्क्वायर इंटू आर कीजिएगा, प्लस आई टू का स्क्वायर इंटू आर कीजिएगा, क्लियर। इस सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। फिर एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या कीजिएगा? देखिए फुल लोड, सबसे पहले फुल लोड माइनस हाफ लोड कीजिएगा, हाफ लोड बाय फुल लोड कीजिएगा। ये सारी चीज़ को आप लोग क्लियर कर सकते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंस होता है फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी, तो अधिकतम क्षमता के लिए हमेशा याद रखिएगा, यानी क्षमता यानी कॉपर और इसका दोनों क्षमता क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, ये भी इंपॉर्टेंस है, क्लियर है। चलिए अब और भी इसमें कुछ पैसा अगर होगा तो मैं बीच में आप लोग को बता दूंगा, क्लियर है। और ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को मैं इतना बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए अब कुछ और फैक्ट्स नहीं है, चलिए हम लोग बातें करना चाहते हैं इसमें। अगला फैक्ट्स आप लोग को भी आ गया है, क्या आ गया है देखते हैं। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, तो चलिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फिर लास्ट में जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार मैं पूरे के पूरे करवा दूंगा, क्लियर है। और इसमें ट्रांसफार्मर से रिगार्डिंग और भी मेरे पास कुछ कंसेप्ट वगैरह होगा तो मैं बोल दूंगा, वैसे मैं जितना बताऊँ काफ़ी है इतना अभी तक के लिए, क्लियर है। चलिए और याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के नियमित अनुरूपण, ट्रांसफार्मर के विद्युत रोपण की जाँच करने के लिए भी किया जाता है, क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं 3 फेज में, सिंगल फेज होना चाहिए। सबसे पहले सिंगल फेज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक यानी सिंगल फेज मोटर के बारे में आ चुके हैं, तो मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले सिंगल फेज मोटर के बारे में। तो देखिए सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, पहला क्वेश्चन ही एग्जाम ओरिएंटेड बन गया। तो सिंगल फेज मोटर जो होती है वह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, क्लियर, ये नहीं होती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग बलघुन शून्य या फिर निम्न होती है, शून्य या फिर निम्न होती है। सिंगल फेज सामान्यतः 0.6 से लैगिंग शक्ति यानी कि शक्ति पर कार्य करता है, यानी इसका जो लैगिंग जो पावर होता है 0.6 होता है, क्लियर है। अब याद रखिएगा इसमें दो चीज़ और याद करिएगा, इसमें डीसी का पावर फैक्टर इकाई होता है। देखिए इसमें डीसी का पावर फैक्टर की बातें करना है, यानी डीसी का पावर फैक्टर की बातें करना है तो वह एक इकाई होता है, क्या होता है? ये इकाई होता है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सिंगल फेज मोटरों में स्टार्टिंग तथा रनिंग वाइंडिंग को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थापित करते हैं, यानी कि फ्रेंड याद रखिए इसका स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग हो तो दोनों को 90 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। रनिंग वाइंडिंग, देखिए रनिंग वाइंडिंग जो होता है वह उच्च प्रेरक से वह निम्न प्रतिरोध होता है, यानी रनिंग वाइंडिंग जो होता है उसका इंडक्टेंस जो होता है वह हाई होता है, क्या होता है? हाई होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वह लो होता है, क्या होता है? ये लो होता है। अब देखिए स्टार्टिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बातें करना चाहते हैं तो देखिए जस्ट उल्टा होता है, यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बातें करना चाहेंगे तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वह रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, वही इंडक्टेंस की बात करना चाहते हैं तो ये लो हो जाता है, दोनों अपोजिट होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आप केंद्रीय स्विच का प्रयोग करते हैं, यानी किसका स्विच का प्रयोग करते हैं? आप केंद्रीय स्विच का उपयोग करते हैं। अब केंद्रीय स्विच क्या होता है? मोटर की गति सिंक्रोनस गति के 75 होने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई में से कट करना। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर सामान्यतः इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि फ्रेंड देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है आप लोग का 5 माइक्रोफैराड से लेके 120 माइक्रोफैराड का बना होता है, क्लियर है। इसके बाद देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बलघुन उच्च होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग बलघुन यानी टॉर्क क्या होता है? उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर में पेपर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड से लेकर 2.5 माइक्रोफैराड का उपयोग किया था। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में और फार्मूला है कि देखिए शेडेड पोल मोटर, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इसके बारे में आप लोग देखिएगा, इसके बारे में आप लोग को एक बार में बता देना चाहता हूँ शेडेड पोल मोटर के बारे में, सिंपल वे में आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए शेडेड पोल मोटर, तो इसमें स्टार्टिंग बलघुन व शक्ति गुणांक सबसे कम होता है, यानी क्या होता है? सबसे कम होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ इसकी दक्षता 5% से 35% होती है। अब देखिए इसके घूर्णन की दिशा, सबसे पहले अगर आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर में अपना फैन देखे होंगे तो फैन में आप लोगों को क्या होता है? जस्ट लाइक सेम आप लोग का एक होता है शेडेड पोल होता है, एक अनशेडेड पोल होता है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो देखिए
यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, घूर्णन दिशा। तो याद रखिएगा अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ होता है, यानी इसका घूर्णन जो होता है, घूर्णन दिशा होता है वह अनशेडेड पोल से क्या होता है, शेडेड पोल की तरफ होता है। क्लियर है। और याद रखिएगा इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ। शेडेड पोल जो एरिया जो कवर करता है 1/3 एरिया करता है, किसको कवर करता है, 1/3 को। वही अनशेडेड पोल जो एरिया कवर करता है 2/3 एरिया कवर करता है। क्लियर है। चलिए इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर अनशेडेड की बातें करना चाहते हैं, देखिए शेडेड की बातें करना चाहते हैं तो 33% करेगा, वही अनशेडेड की बात करना चाहते हैं तो 66.6% करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अब देखिए यूनिवर्सल मोटर का अभिलक्षण डीसी मोटर सीरीज के समान होते हैं, यानी यूनिवर्सल मोटर के अभिलक्षण जो होता है वह डीसी सीरीज मोटर के समान होते हैं। यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी दोनों पे कार्य करता है, इसको इंपॉर्टेंस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं अभी बताया हूँ। यूनिवर्सल जो मोटर होता है वह एसी और डीसी दोनों पे कार्य करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंस है ये। यूनिवर्सल जो मोटर होता है वह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ देखिए हिस्टेरिसिस मोटर में रिलैक्सेंस गति को नियत होती है, अर्थात यह भार पर निर्भर नहीं करती है। रिपल्सन मोटर में सामान्यतः कार्बन ब्रूस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जिसे मैग्नेटिक एक्सिस से 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था, इसे 20 डिग्री के कोण पर स्थापित किया था। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स आ गया स्क्रेज मोटर, एकमात्र एक फेज मोटर है जो इकाई शक्ति गुणांक पे कार्य करता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। देखिए स्क्रेज मोटर शून्य धनात्मक ऋणात्मक स्लिप पर कार्य करता है, यानी कि स्क्रेज जो मोटर होता है शून्य धनात्मक ऋणात्मक स्लिप पर कार्य करता है। सीलिंग फैन, तो ऑलमोस्टली देखेंगे सीलिंग फैन क्या होता है, अर्ध कुंडलित वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। अब देखिए वन फेज की बात करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए वन फेज जो होता है मोटर वह लेंज के नियम पे कार्य करता है। क्लियर है। और लेंज नियम हमेशा अपोज डायरेक्शन करते हैं, -N/dφ/dt होता है, N/dφ/dt होता है, ये माइनस होता है इसलिए हम लोग लेंज का नियम लेते हैं। अब देखिए वन फेज मोटर में मोटर स्टार्टिंग के समय संधारित लघु परिपथ में मोटर स्क्रूट नहीं होती है। अब देखिए छत पंखे की सामान्यतः गति जो होता है 350 से लेकर 400 आरपीएम होती है। क्लियर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए रोटेशन पर मिनट होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। क्लियर है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा। अब देखिए इसमें और कुछ फैक्ट्स नहीं है। देखिए वन फेज मोटर के बारे में बात करना चाहते हैं तो सिंगल फेज के बारे में बात हो गया पूरा का पूरा ना। अभी जो आप लोगों को मैं बताऊं सिंगल फेज के बारे में बताऊं। क्लियर है। सिंगल फेज के बारे में आप लोगों को मैं पूरे का पूरे बता दिया हूं। और सिंगल फेज देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लास्ट में बता देता हूँ, सुनते जाए केवल। सिंगल फेज जो मोटर होता है वह एसी पे कार्य करता है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक फेज यानी वन से इंडक्शन जो मोटर होता है वह एसी पे कार्य करता है। हमेशा इंडक्शन मोटर जो होता है वह अल्टरनेटिंग करंट पे कार्य करता है। क्लियर है। इसे दो फेज मोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे दो फेज मोटर भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग जुड़ा होता है, यानी एक होता है मेन वाइंडिंग जुड़ा होता है, इसके साथ साथ एक एक्सिलरी वाइंडिंग भी जुड़ा होता है। क्लियर है। और याद रखिएगा इसमें टू फेज जो होता है वो आरएमएफ यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ इसमें कुछ फार्मूला होता है। सबसे पहले इसका एनएस का फार्मूला लिखेंगे तो लिखते हैं 120F बाई क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ स्लिप की फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो ये जो लिखते हैं सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बाय की क्या कीजिएगा, सिंक्रोनस स्पीड कर दीजिएगा। चलिए एक ही बार में फार्मूला को करवा दूंगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा। तो आप लोग को यहाँ तक मैं करा दिया हूँ। अब आता है वन फेज मोटर। फ्रेंड इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद करने वाला वन फेज व उसके उपयोग। तो फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये सारी चीज़ों को आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वह होता है स्प्लिट फेज मीटर। तो इसमें हम लोग वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं। क्लियर है। और ध्वनि उपकरण जो टैप रेटिंग का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग केवल स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ याद कीजिएगा थ्री फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो यहाँ तक हो चुका। आप लोग का बातें करना चाहते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सबसे इंपॉर्टेंस आ गया थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो इसमें पहला थ्री फेज, हाँ तो थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। यानी कि कैसा मोटर होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक प्रकार की सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है क्योंकि इसका प्रारंभिक टॉर्क यानी उच्च होता है। याद रखिएगा ये क्या होता है, एक प्रकार का सेल्फ मोटर होती है क्योंकि इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है। थ्री फेज का प्रारंभिक बलघूर्ण सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, सप्लाई वोल्टेज का क्या होता है, ये वर्ग के समानुपाती होती है। थ्री फेज
प्रेरण मोटर लैगिंग शक्ति, इसका जो लैगिंग शक्ति होता है 0.8 लैगिंग पे कार्य करता है। क्लियर है। अब देखिए इसका फॉर्मूला आ चुके हैं। स्लिप तो ऑलमोस्टली मैं बताया था, स्लिप का फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बता सिंक्रोनस गति, ये चीज कर लीजिए। प्रेरण मोटरों में सामान्यतः स्लिप का जो मान होता है 2% से लेकर 5% तक होता है। मोटर स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान क्या होता है, इकाई होता है। जब भी स्टार्टिंग के समय की बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिए इकाई होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, इसमें याद रखिएगा रोटर गति और सिंक्रोनस गति की बात करना चाहते हैं तो हमेशा सिंक्रोनस गति का मान अधिक होता है। क्लियर है। चलिए, और एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में उच्च तांबा हानि होती है। अब देखिए इसमें ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, मोटर स्टार्टिंग के समय इकाई का मान क्या होता है, इसका स्लिप का मान क्या होता है, इकाई होता है। अब देखिए मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, मोटरिंग में स्लिप का मान क्या होता है, तो देखिए ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा दोनों को। अब देखिए उत्पादन में जनरेटिंग मोड के स्लिप का मान क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। और रोटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि एफआर की बात करना चाहते हैं तो इसमें एसएफ होता है। ये सारे को मैं एक फार्मूला से बता दूंगा। 3 फेज सप्लाई में किन्हीं 2 फेज का परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा क्या करती है, परिवर्तित कर सकते हैं। 3 फेज सप्लाई में किन्हीं 2 फेज को परस्पर बदलकर प्रेरण मोटर की दिशा को परिवर्तित की जा सकती है। 3 फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत जो होता है जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर के समान होता है। ये क्वेश्चन पूछता है किसके बराबर होता है, ट्रांसफार्मर के बराबर। अब देखिए प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग धारा मोटर के पूर्ण लोड की लगभग 5/6 गुना होता है। अब देखिए ये सारी चीज़ को आप लोग केवल देख लीजिए फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंस है मैं वहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो आप लोग का हो चुका है। अब देखिए इसमें हम लोग आते हैं, क्वेश्चन हो गया ना ये, तो चलिए अब देखिए ये आप लोग को मैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा खुद से। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। चलिए फार्मूला को मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, आप लोगों का फार्मूला को ऑपरेशन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं सिंक्रोनस के बारे में। क्लियर है। तो देखिए इसके पूरे का पूरे फार्मूला को एक बार मैं पूरा अगर दिखा देता हूँ तो आप लोगों का काम आएगा। 3 फेज मोटर के बारे में सबसे हो जाना भाई, ये देखिए आप लोग को 1 घंटा हो गया क्लास। हाँ देखिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले इसे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग बोलते हैं ए सिंक्रोनोमस मोटर बोलते हैं, ए सिंक्रोनोमस मोटर बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं फ्रेंड क्योंकि इसमें देखिएगा रोटर और सिंक्रोनस दोनों आपस में इक्वल नहीं होता। क्लियर है। सॉरी मैं आप लोग को अभी लोग को बताया ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ाया नहीं हो शायद, देखता हूँ 1 मिनट 1 मिनट, इसको मैं अभी बताया नहीं, इसको मैं बताऊंगा तो आप लोग को बता दूंगा। क्लियर है। देखिए 1 फेज के बारे में आप लोग को बता दिया हूँ। अब हम लोग बातें करना चाहते हैं देखिए 1 फेज के बारे में। सबसे पहले सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में बता देते हैं। देखिए सिंक्रोनस 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है, शून्य होती है। इसमें रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होने के कारण स्लिप का मान क्या होता है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। इसके साथ साथ सिंक्रोनस गति चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं। देखिए सिंक्रोनस गति जो होता है फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है सिंक्रोनस गति किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। यह एक डबली एक्साइटेड मशीन होती है और स्टेटर जो होता है आप लोग का एसी सप्लाई के लिए करते हैं और रोटर में क्या होता है, डीसी सप्लाई होती है। ये सारी चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। देखिए सिंक्रोनस मोटर का मुख्य दोष होता है हंटिंग होता है तथा यह भार के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। यह एक नियत गति मोटर होती है, यानी कि बोलेगा यह एक नियत गति मोटर होती है, अर्थात गति भार पर निर्भर नहीं करती है। तुल्यांकिक मोटर में हंटिंग दोष के निवारण के लिए डेम्पर वाइंडिंग का आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स याद रखिए इसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, डेम्पर वाइंडिंग का। ये क्वेश्चन पूछता है ये। अब देखिए वक्र के बारे में बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली वक्र के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, तो चलिए इसके वक्र के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा केवल। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके वक्र के बारे में। देखिए भी वक्र, तो आर देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले भी वक्र बनाइए, ये भी वक्र होता है। क्लियर है। तो भी वक्र में जो होता है सबसे पहले देखिए ये आर्मेचर धारा और फील्ड धारा, यानी आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के जो वक्र बनता है उससे बोलते हैं भी वक्र। क्या बोलते हैं, भी वक्र। इसमें याद रखिए आर्मेचर धारा और फील्ड धारा भी जो बनता है उससे बोलते हैं भी वक्र। उसी प्रकार हम लोग बातें करना चाहते हैं, एक होता है उल्टा भी वक्र। तो इस टाइप में कीजिएगा। तो इसमें जो होता है आप लोग का कॉस फेज यानी कि कॉस गुना यानी कि कॉस फाई और इसके साथ साथ फील्ड वक्र यानी कि आई एफ, ये दोनों के बीच जो बनता है उससे बोलते हैं हम लोग उल्टा भी वक्र बोलते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए यह एकमात्र रोटर जो इकाई, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के पेपर में, एकमात्र रोटर का नाम बताइए जो लीडिंग करता है, यूनिटी होता है, साथ साथ लैगिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें आप लोग को ये भी याद रखिएगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले शक्ति गुणांक यानी कि आप लोग को
फेज फैक्टर के कॉस फैक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मल उत्तेजित किस में होता है, तो नॉर्मल उत्तेजित जो होता है आप लोग का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में होता है। किस में होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में क्या होता है, ये आप लोग का सामान्यतः उत्तेजित होता है, यानी कि नॉर्मल एक्साइटेड होता है। वही शून्य अग्रगामी यानी कि फिर यहाँ पे जो लीडिंग करता है वो अति उत्तेजित में करता है, यानी कि ओवर एक्साइटेड में होता है। और इसमें जो होता है आप लोग का मैग्नेटाइजिंग होता है। वही शून्य पश्चगामी यानी कि लैगिंग जो होता है आप लोग का, इसमें आप लोग का निम्न प्रति उत्तेजित होता है, यानी डी मैग्नेटाइजिंग होता है। चलिए इसको मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कॉस फैक्टर यानी कि पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को फाइल लीजिए, क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा 1 कब होगा, तो 1 उसी समय होगा जब नॉर्मल एक्साइटेड होगा, यानी नॉर्मल एक्साइटेड होगा तो उस समय जब होता है तो क्रॉस मैग्नेटिज्म होता है, क्लियर है। उसके बाद आप लोग का शून्य, शून्य जो होता है आप लोग का शून्य अगर लीडिंग कर रहा है, अगर लीडिंग कर रहा है ना तो हमेशा याद रखिएगा ओवर एक्साइटेड होगा, ओवर एक्साइटेड होगा और इसमें होता है मैग्नेटाइजिंग होता है। उसी प्रकार अगर आप लोग का ये लीडिंग कर रहा यानी कि अगर लीडिंग करता है तो हमेशा याद रखिएगा ये अंडर उत्तेजित होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं डी मैग्नेटाइजिंग बोलते हैं। चलिए अब इसमें कुछ और वैसा फैक्टर देखिए, इसमें 3 चीज़ आता है। किसी सिंक्रोनस मशीन के पिच कुंडली के लिए पिच फैक्टर, तो फ्रेंड्स इसका पिच फैक्टर आप लोग का आता है। तो देखिए सबसे पहले पिच फैक्टर, तो पहला आप लोग का आता है फुल पिच फैक्टर, तो पहला आता है फुल पिच वाइंडिंग। तो याद रखिए फुल पिच वाइंडिंग जो होता है इसमें केपी का जो वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है ये 1 होता है। वही बातें करना चाहते हैं शॉर्ट के लिए, तो देखिए शॉर्ट के लिए SHORT शॉर्ट पिच वाइंडिंग में होता है केपी का जो वैल्यू होता है वह आप लोग का इस प्रकार लिखिएगा, क्लियर है। और लॉन्ग के लिए अगर कीजिएगा ना तो आप लोग को लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा इस टाइप से, यानी कि केपी का वैल्यू अधिक होता है। चलिए और हम लोग देखना चाहते हैं अगला, इसमें और भी वैसा कुछ फार्मूला अगर आएगा तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा, क्लियर है। चलिए हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली सिंपल वे में त्रुटि के बारे में। तो अब आ चुके हैं हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक का मेजरमेंट के बारे में। तो फ्रेंड मेजरमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो सारे चलिए अभी भी करवा देता हूँ, देखता हूँ टाइम कितना हुआ। तो यहाँ तक मैं अभी आप लोगों को करवाया हूँ। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैं पूरे फार्मूला को याद करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए अब आप लोग को यहाँ पे जो बच गया है मेजरमेंट बच गया, यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को जितना मशीन था मैं पूरे के पूरे करवा दिया हूँ, क्लियर है। तो चलिए जितना मशीन पढ़ा है सारे का मैं फार्मूला को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए सिंक्रोनस वाला मोटर को मैं बता दिया हूँ, ट्रांसफार्मर को भी बता दिया हूँ, फेज वाले को बता दिया हूँ। अब हम लोग जो बातें करना चाहते हैं देखिए फार्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप लोग के बीच में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आप लोग के बीच में 3 फेज इंडक्शन मोटर का। देखिए फार्मूला सबसे पहले इसका सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो एनएस का अगर आप लोग लिखिएगा फार्मूला तो सिंपल में 120F कीजिएगा, 120F बाय क्या कीजिएगा पी लिखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा इसमें फ्रेंड्स मैं आप लोग को अलग से पढ़ा दूंगा, इसमें कंफ्यूज कर जाएगा आप लोग, क्लियर है। चलिए अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग को ये क्लास कैसा लगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका पार्ट भी। तो देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं, देखिए मेजरिंग के बारे में बातें करना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बातें करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जो पढ़ाएंगे आप लोग को एक चार्ट के द्वारा पढ़ा देंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे और काफ़ी अच्छे से भी पढ़ रहे होंगे। देखिए पहला आता है प्रतिरोध मापन। तो निम्न प्रतिरोध का जो प्रास होता है वह 1 ओम होता है। क्या होता है 1 ओम से कम होता है। सबसे पहले इसके बारे में याद रखिएगा निम्न प्रतिरोध का जो प्रास होता है वह 1 ओम से कम होता है, क्लियर है। अब देखिए और भी कुछ है क्या, इसमें नहीं है। तो इसका जो प्रास होता है वह 1 ओम से कम होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा विद्युत धारा जो होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेशों को प्रवाह करता है, क्लियर है। अब देखिए प्रतिरोध मापन, तो याद रखिए निम्न प्रतिरोध का जो रेंज होता है वह 1 ओम यानी 1 ओम से कम होता है, क्लियर है। अब देखिए निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का हम लोग वह पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज के साथ साथ पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियोमीटर में कुल 3 टर्मिनल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है पोटेंशियोमीटर में कुल कितने टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल होते हैं। मध्यम प्रतिरोध का जो प्रास होता है वह 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में होता है, क्लियर है। इसे हम लोग बोलिएगा तो 1 ओम से लेके 0.1 मेगा ओम भी कह सकते हैं। वही मध्यम प्रतिरोध का माप का सबसे बेस्ट विधि होता है वह व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मैगर का उपयोग करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को फ्रेंड डायरेक्टली प्रतिरोध के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को मैं एक ही जगह पे पूरे का पूरे कर देता हूँ। देखिए एक ऑपरेशन करूँगा पूरे का पूरे आप लोग को मैं पूरे का पूरे कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध के बारे में। देखिए प्रतिरोध आगे आप लोग यहाँ पे लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को एक जगह पे बंद करके डिब्बा में पढ़ते जाइए। देखिएगा सबसे पहले प्रतिरोध हो गया, क्लियर है। अब देखिए
सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता ओपन सर्किट के लिए, देखिए यहाँ पे जो भी प्रतिरोध के लिए बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाएगा, सारे का सारे चीज़ों को मैं क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले इसका जो प्रास होता है कितना होता है, 1 ओम से कम होता है, क्लियर है। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो देखिए सिंपल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बता नहीं पा रहा हूँ आज। देखिए प्रतिरोध, तो फ्रेंड प्रतिरोध मापन के लिए देखिए सबसे पहले लो, तो लो प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ऑलमोस्टली अभी मैं क्या बताया था, तो लो प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग केल्विन डबल ब्रिज का प्रयोग करते हैं, डबल ब्रिज का, क्लियर है। उसके बाद साथ साथ पोटेंशियोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, क्लियर है। और इसके साथ साथ मध्यम यानी मिडिल के लिए हम लोग मापने के लिए किसका प्रयोग है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। और उच्च के लिए बात करते हैं तो मेगर का प्रयोग करते हैं। ये तीनों एक साथ आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं यहाँ से प्रेरक तो संधारित आवृत्ति व अन्योन्य प्रेरण के माप के बारे में। तो देखिए निम्न गुणता कुंडली यानी जिसका क्वालिटी फैक्टर 1 से लेस होता है का प्रेरक मानने के लिए हम लोग एंडरसन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो 1 से कम होता है उसके लिए हम लोग एंडरसन ब्रिज का माप करते हैं। फिर देखिए अगर मध्यम गुणता कुंडली का बात करते हैं 1 से लेकर 10 तक रहता है तो उसके लिए मैक्सवेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं, और अगर 10 से ज़्यादा रहता है तो उसके लिए हम लोग हेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, हेल ब्रिज का माप करते हैं। अब देखिए मैं सारी चीज़ों को एक ही बार में आप लोगों को बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी करवा देगा। सबसे पहले देखिए एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, देखिए आप लोगों का पूरे यूज करवा दूंगा। सबसे पहले याद कीजिए एक ब्रिज, देखिए यहाँ पे जगह है, बिल्कुल देखता हूँ, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एक जगह कहीं, हाँ देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे एक जगह पे मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। सबसे पहले याद कीजिए एक ब्रिज होता है BRIDG, देखिए आप लोग को ऑलमोस्टली मैं बताया था ब्रिज। सबसे पहले ब्रिज के रिगार्डिंग देखिए 4-5 क्वेश्चन होता है, सारे के सारे मैं एक जगह पे बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ब्रिज क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, सबसे पहले देखिए एल यानी कि इंडक्टेंस, कैपेसिटर और फिर रेजिस्टेंस, और एफ यानी फ्रीक्वेंसी मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी ब्रिज होता है, एक होता है डीसी ब्रिज होता है, एसी और डीसी। डीसी ब्रिज जो होता है केवल और केवल डीसी सप्लाई डीसी करता है, और ये जो है ना सिर्फ प्रतिरोध को मापता है, ये केवल और केवल प्रतिरोध को मापता है। और डीसी प्रतिरोध को जो मापता है उसे हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। वही एसी वाला जो होता है, एसी ब्रिज होता है, वह आप लोग का सप्लाई अल्टरनेटिंग करेंट करता है, ये आप लोग का रेजिस्टेंस भी मापता है, कैपेसिटेंस भी मापता है, और इंडक्टेंस भी मापता है, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी मापता है, क्लियर है। तो देखिए इसी के आधार पर आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इंडक्टेंस के बारे में, यानी कि देखिए इंडक्टेंस को जो मापता है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ के लिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे इंडक्शन के बारे में, एक मैं आप लोग को पढ़ाया था मैक्सवेल के बारे में, एक मैं आप लोग को बताया था हैज ब्रिज के बारे में बताया। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था, उसी को मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। जो आप लोग को मैं बताया था उसी में लिखा हुआ, मैं एक जगह पे केवल बता रहा हूँ। फिर से देखिएगा उसमें लिखा हुआ निम्न गुणता के लिए किसका यूज करते हैं, तो एंडरसन का, फिर मध्य के लिए मैक्सवेल का, और हैज ब्रिज का यूज करते हैं। देखिए अब आप लोग को देखिए सबसे पहले ट्रिक से याद करा, देखिए ए फॉर एंडरसन, तो एंडरसन कम का होता है ना, तो जिसका क्वालिटी वैल्यू यानी लेस देन 1 होता है उसके लिए हम लोग किसका माप करते हैं, एंडरसन का। मैक्सवेल तो देखिए M4 होता है मिडिल, तो मैक्सवेल खिलाड़ी जो होता है मिडिल ऑर्डर पे आता है, या फिर देखिए M4 होता है मिडिल वैल्यू, तो 1 से लेके अगर 1 से लेके 10 के बीच क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू निकालने बोलता है तो हम लोग मैक्सवेल यानी कि मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग करते हैं। वही H4 होता है हाई, तो हाई यानी कि अगर 10 से ज़्यादा का अगर वैल्यू निकालने के लिए बताया तो हम लोग हैज ब्रिज का उपयोग करते हैं। ये सारे इंडक्टेंस की बात कर दें, क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। अब देखिए परिवर्तीय प्रेरकत्व को मापने के लिए ऑन ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए बातें करना चाहते हैं कैपेसिटर के बारे में। सबसे पहले सी फिर होता है कैपेसिटर, क्लियर है। तो कैपेसिटर के बारे में जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डी शॉर्टी का यूज करते हैं, यानी डी शॉर्टी का यूज करते हैं, डी शॉर्टी का यूज करते हैं। साथ साथ देखिए कैपेसिटर को आप लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग का यूज करते हैं। ये दोनों को आप लोग याद कर सकते हैं, ऑलमोस्टली उसमें लिख भी रहा होगा, देखिएगा। तो संधारित्र व अपव्यय कारक को मापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं, क्लियर है। और आवृत्ति को मापने के लिए विन्स ब्रिज का प्रयोग करते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, विन्स ब्रिज का प्रयोग करते हैं। देखिए विन्स ब्रिज का प्रयोग करते हैं, BRIDG विन्स ब्रिज का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए विन्स ब्रिज जो होता है वह फिल्टर की तरह कार्य करता है, इसमें हार्मोनिक्स की पहचान करता है। किसका पहचान करता है, ये हार्मोनिक्स की पहचान करता है, क्लियर है। अब देखिए ये मैं आप लोग को पूरा का पूरा AC के रिगार्डिंग बता दिया हूँ, क्लियर है। और DC ब्रिज में, तो DC ब्रिज की बातें करना चाहता हूँ, DRI देखिए डीसी ब्रिज की बातें करना चाहता हूँ। ये केवल और केवल सप्लाई डीसी करता है, क्या करता है, ये सप्लाई डीसी करता है। ये केवल और केवल सिर्फ प्रतिरोध को मापता है, किसको मापता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध को मापता है। और सिर्फ प्रतिरोध को कौन मापता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को ये मापता है। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग पढ़े भी होंगे, तो देखिए इसमें आप लोग इस टाइप से बनाए होंगे, तो देखिए इस टाइप से अगर किए होंगे आप, देखिए बीच में आप लोग का 4 प्रतिरोध होता है। देखिए
यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। तो इसमें देखिए मान लीजिए R1 मान लीजिए, ये R12 मान लीजिए, ये R3 हो गया, ये आप लोग का R4 हो गया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये R1 R3 अगर करते हैं ना, ये आप लोग का R2 और R4 यानी संतुलित, इसको ब्रिज बैलेंस कहते हैं। क्लियर है। और ये सब सारे चीज़ में डिटेक्टर के रूप में हम लोग ग्लैवनोमीटर, CRO, हेडफोन, ट्यून्ड एम्पलीफायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरे का पूरे क्लियर हुआ होगा। यानी कि देखिए, अगर आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे, यानी कि ये देखिए, ये मैं जितना आप लोग को बताऊँ, ये सारे के सारे चीज़ों को मैं एक बार में पूरे के पूरे बता दिया हूँ। क्लियर है। इंडक्शन के बारे में पूरा बता दिए, कैपेसिटर के बारे में बता दिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिए। अब देखिए लास्ट बच गया अपव्यय कारक को। तो अपव्यय कारक को tan डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? tan डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्यू मीटर, तो क्यू मीटर सीरीज रेजोनेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण को मापने के लिए हैवीसाइड कैंपबेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। देखिए अन्य यानी म्यूचुअल इंडक्शन को मापने के लिए हैवीसाइड कैंपबेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अब त्रुटि देखिए, तो त्रुटि वाले कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब देखिए इस चीज़ को मैं इग्नोर करता हूँ। देखिए अब आता है आप लोग के बीच में नेक्स्ट। तो फ्रेंड इसमें जितना था मैं अभी आप लोगों को बता दिया हूँ। क्लियर है। अब देखता हूँ त्रुटि के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग, देखिए स्प्रिंग के बारे में। ये सारी चीज़ों को आप लोग को अभी इग्नोर करना है। तो एक आता है कलर कोड के बारे में। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड कलर कोड अगर आप लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के रिगार्डिंग, तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद करिए। देखिए कलर कोड के बारे में मैं बता देता हूँ, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले याद कर लीजिए बीबी रॉय। देखिए बीबी याद कीजिए, बीबी रॉय, सबसे पहले बीबी रॉय कीजिए। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड, फिर वाइफ कीजिए, वेरी गुड। हर गुड वाइफ क्या चाहता है? उसके पास सोना और चांदी जो हो, तो सोना चांदी हो। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कीजिएगा। यहाँ पे माइनस में करिए 10⁻⁻1, 10⁻�2। इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। और एक ट्रिक आप लोग का, देखिए रेनबो में कुछ 7 कलर रहता है, 7वां व्यू होता है, तो इस टाइप से 7 को हमेशा याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब प्रतिरोध के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। प्रतिरोध के बारे में तो नहीं है। अब देखिए इस चीज़ को देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए हम लोग बातें करना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मापन यंत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए द्वितीय मापन यंत्र जो होता है एक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है एक प्रकार का प्राथमिक होते हैं, एक होता है द्वितीयक होते हैं। तो फ्रेंड्स प्राइमरी के बारे में बात करना चाहते हैं। प्राइमरी तो याद रखिएगा, प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी यंत्र उसे कहते हैं जो रिसर्च, जिसका रिसर्च लैब में उपयोग होता है, यानी जिसका उपयोग रिसर्च लैब में करते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी लैब, प्राइमरी मशीन। क्लियर है। यह एक प्रकार का शुद्ध यंत्र होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे टेंजेंट होता है, ग्लैवनोमीटर होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, ये सब सारी चीज़ों को बोलेंगे प्राथमिक यंत्र बोलेंगे। वही सेकेंडरी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो देखिए सेकेंडरी के बारे में बात करना चाहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विक्षेपण यंत्र, समाकलन यंत्र, एक होता है रिकॉर्डिंग यंत्र। क्लियर है। तो विक्षेपण यंत्र में मीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का, वाट मीटर का यूज करते हैं। क्लियर है। और इंटीग्रेटिंग में यानी कि जिसका समावेशन करते हैं, तो ऊर्जा मीटर, एम्पियर आवर मीटर। फिर रिकॉर्डिंग में हम लोग किसका करते हैं? देखिए ग्राफिक्स का करते हैं। फिर साथ में देखिए ECG का ही प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए सिंपल वे में सबसे अच्छा आ गया। तो देखिए टेंजेंट ग्लैवनोमीटर एक प्रकार का निरपेक्ष प्रकार का मापन यंत्र होता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ग्लैवनोमीटर नहीं बताऊँ। तो देखिए सबसे पहले बातें करना चाहते हैं ग्लैवनोमीटर के बारे में। अभी नहीं, पोटेंशियोमीटर भी एक हमको पढ़ाना था, तो अभी रुकिए। अब देखिए PMMC के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले PMMC के बारे में आप लोग कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए पूरे का पूरे इसको विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले PMMC, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो इसका पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। सबसे पहले याद कीजिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, इसका स्प्रिंग जो होता है फॉस्फोरस, इसमें एक स्प्रिंग होता है। क्या होता है? ये स्प्रिंग होता है, उसमें फॉस्फोरस ब्रोंज का बना होता है। क्लियर है। इसे हम लोग मूविंग कॉइल यंत्र भी कहते हैं, यानी कि PMMC को हम लोग क्या बोलते हैं? मूविंग कॉइल यंत्र भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले याद करिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके अस्थायी चुंबक के रूप में, देखिए लिख रहा, अस्थायी चुंबक के रूप में एल्किनो का उपयोग करते हैं। और एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना लीनियर होता है और केवल यह DC पर कार्य करता है। यानी क्वेश्चन आएगा एकमात्र यंत्र बताइए जिसका पैमाना लीनियर होता है, तो क्या बोलेगा? PMMC, ये क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। और यह केवल DC पर कार्य करता है। इसके साथ साथ सबसे अधिक सुग्राहिता व सबसे कम शक्ति खपत करने वाला यंत्र होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे गलती से AC सप्लाई से जोड़ने पर इसका संकेतक शून्य पाठ्यक्रम के पास लगातार कंपन करता रहता है। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें भंवर धारा अवमंदन प्रणाली प्रयोग में ली जाती है। अब देखिए इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। देखिए
याद रखिए फ्रेंड, इससे आमीटर एवं वोल्ट मीटर बनाते हैं। इसी से हम लोग आमीटर एवं वोल्ट मीटर को भी बनाते हैं। अब देखिए इसका हम लोग डिफाइन, देखिए इसका अगर हम लोग दिखाते हैं, इसका इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इस टाइप से ये होता है, इस टाइप से होता है, क्लियर है। अब देखिए अगर आप लोग बनाइएगा ना तो इसके ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा सा 5-5 क्लियर इस टाइप से होता है, 1 1 2 3 4 इस टाइप से इसका बनाया जाता है। देखिए इस टाइप से इसका बना होता है, इस टाइप से होता है, क्लियर है। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें ये जो स्प्रिंग होता है, इसका स्प्रिंग जो बनता है वो फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। किसका बनता है? फास्फोरस ब्रोंज का बनता है, क्लियर है। इसमें क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का होता है, क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी टीडी, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करना चाहते हैं तो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला याद करिए, बीना BINA याद कर लीजिए, क्लियर है। यानी कि बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, आई फॉर करंट, एन फॉर टर्म हो गया, ए फॉर क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्लियर है। चलिए ये हो गया आप लोग का PMMC के बारे में। चलिए अब आ चुके हम लोग आमीटर के बारे में। देखिए आमीटर सबसे पहले परिपथ में ये धारा मापने वाला यंत्र होता है। परिपथ में आमीटर क्या होता है? परिपथ में धारा मापने वाले कोई यंत्र को कहते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखना आमीटर के लिए अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता है। आमीटर जो होता है ना, आमीटर के लिए अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करती है, क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए इसे हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। तथा आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन आदर्श आमीटर की बातें करना चाहते तो देखिए आमीटर की प्रतिरोध होता है निम्न होता है। देखिए आमीटर के बारे में बात करते हैं तो निम्न होता है, लेकिन आदर्श के बारे में बात करते हैं तो शून्य होता है। आमीटर की परास बढ़ाने के लिए आमीटर के समांतर क्रम में निम्न परास का प्रतिरोध संयोजित करते हैं, क्लियर है। और इसमें देखिए इस चीज़ को आप लोग को इग्नोर करना है। ग्लैनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए ग्लैनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा आमीटर के बारे में। सबसे पहले आमीटर किसको मापता है? देखिए मैं 2 चीज़ लिख देता हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। आमीटर किसको मापता है? तो ऑलमोस्टली आमीटर जो मापता है लो करंट को मापता है। किसको मापता है? लो करंट को मापता है। लेकिन अगर वही बातें करना चाहते हैं आदर्श आमीटर, तो आदर्श आमीटर जो मापता है ये शून्य, इसका क्या होता है? शून्य होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यानी आंतरिक प्रतिरोध पूछता है आमीटर का क्या होता है? तो लो होता है। और वही आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट वोल्ट मीटर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वोल्ट मीटर के बारे में आगे 2 चीज़ जानिए। सबसे पहले इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर का क्या होगा? तो उच्च होता है। वोल्ट मीटर का क्या होता है? उच्च होता है। वही आदर्श वोल्ट मीटर का जो बात करते हैं तो वह अनंत होता है। क्या होता है? ये अनंत होता है। अब देखिए इसे परिपथ में यह वोल्टता को मापता है। किसको मापता है? ये वोल्टता को मापता है। इसे परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ता है। किस क्रम में जोड़ते हैं फ्रेंड्स? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। तथा आदर्श आमीटर का क्या होता है? अनंत होता है, क्लियर है। अब देखिए वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर को किस श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध मल्टीप्लायर जोड़ा जाता है, जो कि मैग्नीन का बना होता है। ग्लैनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए ग्लैनोमीटर के श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर संयोजित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसमें वैसा कुछ पॉइंट्स तो आप लोगों को छोड़े नहीं है, जो था सबके सब बता दिया हूँ। अब एक चीज़ यहाँ से मैं 3 पॉइंट्स पढ़ा और ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए आंतरिक प्रतिरोध हम 2-3 के इंटरनल इंग्लिश में लिख देता हूँ। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले अगर बातें करना चाहता हूँ आमीटर का, तो आमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का लो होता है यानी निम्न होता है। वही आदर्श का यानी आइडियल आमीटर की बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली क्या होता है? शून्य होता है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। फिर वही इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग को बातें करना चाहता हूँ ये वोल्ट मीटर का। तो देखिए वोल्ट मीटर की बातें करना चाहता हूँ तो सबसे पहले वोल्ट मीटर का क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? ये हाई होता है। वही इंटरनल इसका जो इंटरनल वोल्ट मीटर का जो होता है वह क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? ये उच्च होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। सॉरी अनंत होगा, इन्फिनाइट टाइम्स होगा। क्या होगा? इन्फिनाइट टाइम्स होगा। वही यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? निम्न या शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध निम्न या शून्य होते हैं। वही धारा स्रोत की बात करना चाहते हैं तो उच्च या अनंत होती है। चलिए अब नेक्स्ट आगे हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा। वोल्टता स्रोत देखिए ओम मीटर, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड ओम मीटर परिपथ की सत्यता मापने वाले यंत्र होती है। क्या होती है? मापने वाली यंत्र होती है, क्लियर है। अब देखिए संट ओम मीटर ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं इसके बारे में बताया था। देखिए
सबसे पहले देखिए शंट ओम मीटर, तो ऑलमोस्टली देखिए शंट ओम मीटर में क्या होता है, जीरो जो होता है वो बाईं साइड होता है और इन्फिनाइट दाईं साइड होता है। और सीरीज की बातें करना चाहते हैं, इन्फिनाइट आप लोग का लेफ्ट साइड होता है और जीरो होता है बाएं साइड होता है। इस चीज़ को आप लोग को दाएं साइड होता है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रेरण ऊर्जा मीटर, तो देखिए सबसे पहले प्रेरण ऊर्जा मीटर होता है, सबसे पहले ये एसी पे कार्य करता है। किस पे करता है, एसी पे कार्य करता है। इसका भंवर धारा और मंदन प्रणाली प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा प्रेरण ऊर्जा मीटर के प्रेशर कुंडली उच्च प्रेरक तो प्रवृत्ति की होती है। अब प्रेरण ऊर्जा मीटर का जो माप होता है किलो वाट आवर में होता है, क्लियर है। क्रीपिंग तथा फेज ऊर्जा मीटर के मुख्य दोष होते हैं। क्रीपिंग दोष निवारण के लिए एल्युमिनियम डिस्क का विपरीत दिशा में 2 छिद्र किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेगर, तो फ्रेंड मेगर के बारे में आप लोगों को बताया था। मेगर, सबसे पहले मेगर के बारे में जानिएगा। सबसे पहले इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, ऑलमोस्टली मैं बताया था। इसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए मेगर का प्रयोग हम लोग करते हैं हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए। मेगर डीसी शंट जनित प्लस सीरीज ओम मीटर का कॉम्बिनेशन होता है। अब मेगर में याद रखिएगा डीसी जनित की गति जो है 160 आरपीएम के बराबर होती है, क्लियर है। इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध को फेज व अर्थ के मध्य संयोजित किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध में दोष होने पर मेगर शून्य पाठ्यांक देता है, क्लियर है। अब मेगर में नियंत्रण बलाघूर्ण के लिए स्प्रिंग के स्थान पर कुंडली का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए अब मेगर के बारे में आप लोग को एक ही बार में पूरे के पूरे बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए मेगर, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेगर पिछले बार का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले मेगर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पता चल गया होगा। सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं हाई वैल्यू प्रतिरोध, यानी हाई वैल्यू प्रतिरोध के लिए करते हैं, क्लियर है। अभी एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का ये इंसुलेशन प्रतिरोध है। इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, इसमें 100 किलो ओम से अधिक धारा प्रतिरोध होती है और इसका जो वोल्ट होता है 500 से लेकर 1000 वोल्ट के बीच होता है, ऑपरेट करता है। और इसका आरपीएम, तो आरपीएम का जो वैल्यू होता है वह 108 होता है, 108 आरपीएम होती है, क्लियर है। और इसे परमानेंट पोल मैग्नेट का उपयोग करते हैं, यानी इसमें याद रखिएगा 2 प्रकार के पोल का मैग्नेट का यूज करते हैं। सबसे पहले परमानेंट, देखिए परमानेंट पोल मैग्नेट का उपयोग करते हैं, क्लियर है। और इसमें हाथ घुमाने वाला जो मैग्नेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट पोल मैग्नेट बोलते हैं, क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं, और भी इसमें कुछ फैक्ट्स तो नहीं है। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया। तापीय यंत्र, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड तापीय यंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। एक आप लोगों का सीआरओ छूट चुका है। देखिए तापीय यंत्र क्या होता है, एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था तापीय यंत्र किस पे कार्य करता है, एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। यह उच्च आवृत्ति पर निम्न परास की धारा को मापने वाला यंत्र होता है। अब देखिए इसके बारे में तापीय यंत्र, तो सबसे पहले थर्मोकपल एक होता है, एक होता है हॉट वायर यंत्र। तो थर्मोकपल जो होता है, ये क्वेश्चन को याद कर लीजिए। थर्मोकपल जो होता है वो आप लोग का सीबेक सिद्धांत पे कार्य करता है और सबसे बेस्ट थर्मोकपल प्लेटिनम इरिडियम का होता है। और हॉट वायर जो होता है वो उसमें सिद्धांत पे कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। देखिए वोल्ट मीटर निम्न आवृत्ति व उच्च परास की वोल्टता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है, यानी कि एसी और डीसी दोनों पर ये कार्य करता है, समझ में आया। चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह एसी, इसके साथ साथ इसका जो पैमाना होता है वह नॉन लीनियर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसका जो पैमाना होता है वह नॉन लीनियर होता है, क्लियर है। इसमें द्रव अवघर्षण अवमंदन प्रणाली व स्प्रिंग नियंत्रण बलाघूर्ण का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। बातें करना चाहते हैं शक्ति गुणक मीटर, और मोस्टली फ्रेंड इसके बारे में बताया था। देखिए इसमें कुंडलियों की कुल संख्या 3 होती है, जिसमें एक होती है धारा कुंडली होती है और 2 होता है वोल्टता कुंडली होती है। दोनों वोल्टता कुंडली को एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण, 120 डिग्री के कोण पर स्थापित किया जाता है। इससे इसमें बाह्य नियंत्रक बलाघूर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। बात करना चाहते हैं वाट मीटर के बारे में, तो देखिए वाट मीटर हमेशा औसत शक्ति मापन करता है। क्या करता है, औसत शक्ति मापन करता है। इसकी वोल्टता कुंडली उच्च प्रतिरोध की प्रवृत्ति की होती है। इसका अधिकतम जो विक्षेपण हुआ 300 डिग्री तक होती है। कितना होते हैं, 300 डिग्री तक होते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट आप इसके साथ साथ फ्रेंड चलिए देखिए मल्टीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट। तो मल्टीमीटर को हम लोग बोलते हैं एवीओ मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवीओ मीटर भी बोलते हैं, और साथ साथ इससे बहुमापी भी कहते हैं। देखिए एवीओ का फुल फॉर्म में बता देना चाहता हूँ। देखिए एवीओ अगर आप लोग लिखते हैं तो 3 चीज़ आएगा। ए फुल होता है अल्टरन, यानी कि आ मीटर हो गया, 20 हो गया वोल्ट मीटर, ओ से हो गया ओम मीटर, यानी कि करंट को भी मापता है, वोल्टेज को भी मापता है, और साथ साथ प्रतिरोध को भी मापता है। परिपथ में वोल्टता धारा और प्रतिरोध को मापने वाले यंत्र को मल्टीमीटर कहते हैं। इसका शॉर्टकट क्या था, एवीओ मीटर। यह एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट
टेस्टर, तो फ्रेंड्स इसका अन्य नाम क्या होता है, क्लैप ऑन मीटर होता है। इसके साथ साथ टैंक टेस्टर जो होता है धारा ट्रांसफार्मर और आमीटर का संयोजन होता है। ये जो सिद्धांत कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कार्य वितरण लाइनों में धारा मापने का कार्य करता है। क्लियर है। बस फ्रेंड्स अब धारा ट्रांसफार्मर देखिए, इस चीज़ को देख लीजिए। धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो एक प्रकार का प्रेषण लाइनों में धारा मापने वाला यंत्र होता है। यह एक प्रकार का स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर। इसमें द्वितीयक वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट LVDT। सबसे पहले LVDT का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। LVDT का फुल फॉर्म होता है, देखिए, लाइन वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब इसका सिद्धांत जो होता है वह अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर कोर को रैखिक फलन देता है। ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर कोर को रैखिक फलन कौन देता है, तो AVDT। यह मशीनों में रोटर की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए, एक इंपॉर्टेंस बच चुका है इसमें, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। एक होता है CRO। देखिए इस चीज़ के बारे में लिख देता हूँ, नोट्स में नहीं लिखा था। सबसे पहले C4 होता है कैथोड रे ऑसियोस्कोप होता है। क्लियर है। इसमें वोल्टेज पीक टू पीक, याद रखिए, इसमें वोल्टेज होता है वह पीक टू पीक होती मापी जाती है। यानी कि अगर क्वेश्चन बोलेगा ना कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें वोल्टेज को पीक टू पीक मापते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं CRO। क्या बोलते हैं, CRO। इसमें वोल्टेज को हम लोग पीक टू पीक मापते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें कैथोड रे ट्यूब भी होता है। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें कैथोड रे ट्यूब भी लगा होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा इसी में लिसाजस पैटर्न होती है, यानी कि इसमें जो पैटर्न होती है वह लिसाजस पैटर्न होती है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मीटर होता है जिसमें लिसाजस पैटर्न होती है, तो CRO में होती है। जब दो साइनोसाइडल वेव पर 90 डिग्री पर एक दूसरे के फेज में आती है तो इसमें अप्लाई किया था ये लेसो लिसाजस फेज एंगल को। क्लियर है। चलिए, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक और होता है वाट मीटर। तो देखिए वाट मीटर के बारे में लास्ट में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वाट मीटर का सबसे पहले प्रयोग, देखिए मैं लिख देता हूँ लास्ट, ये वाट मीटर का सबसे पहले उपयोग करते हैं हम लोग शक्ति को मापने में। किसको को मापने में करते हैं, शक्ति को मापने में करते हैं। अब P का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos थीटा होता है। VI cos थीटा होता है। यह वोल्टेज V को मापता है और धारा कॉइल के टर्न। देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है, देखिए थोड़ा सा थक चुका हूँ मैं अब। देखिए एक होता है वाट मीटर। फ्रेंड्स याद रखिए वाट मीटर, सबसे पहले याद रखिएगा वाट मीटर जो होता है आप लोग को शक्ति को मापता है। इसमें दो प्रकार के कॉइल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉइल होता है इसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कॉइल। क्या बोलते हैं, वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। एक होता है करंट कॉइल CC। तो वोल्टेज जो कॉइल होता है ये वोल्टेज को मापता है और ये पतला होता है। क्या होता है, ये पतला होता है। उसी प्रकार करंट कॉइल जो होता है वह टर्न को, इसका टर्न कम होता है और धारा को मापता है। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो भी आप लोगों को जो बचा हुआ इस सब सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। पूरे का पूरे क्लास कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अभी मैं थक चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। और आप लोग नोट्स तो आप लोग देखे ही होंगे, मैं केवल एक्स्ट्रा कंसेप्ट दे रहा हूँ। क्लियर है। तब तक कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहे और भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स लाऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच।